So, Jai Hind everyone, welcome back to the current affairs classes. So, we will start with the 10 topic that we have. The first topic that we are going to cover, SEO Summit. So, SEO Summit, what is this? Organization, yeah, okay. So, where is Shanghai and China? Okay. So, mainly it is for the international forum where it's represent the bloc that is represented and led by the Russia and China. And many times it is considered that it is anti-West, कि ये Western countries and US allied हैं, उनके against में होता है. So this will be under GS paper 2 international relation. Okay. Then we will study that Constable Tone spiritual preacher. आज काफी न्यूज में है, कल भी न्यूज में था. That there was the stampede. भगदड़ से जो डेथ हुआ है, नियर अबाउट मोर देन 100 पीपल हैव डाइड. सो मेनली इसका यूज कहाँ पे होगा? दिस इज मेनली वी विल सी दैट द एथिक्स एंड द सोसाइटी. जीएस पेपर 1 में सोसाइटी पढ़ते हैं कि गॉड मैन इतना ज्यादा कहाँ से इंडिया में हो जाते हैं, व्हाट इज द रीजन. एथिक्स में हो जाता है कि व्हेनेवर यू आर एन एडमिनिस्ट्रेटर इन दिस एरिया, हाउ विल यू विल कंट्रोल सच लार्ज नंबर ऑफ द क्राउड. ओके. थर्ड ये इसका यूज हो सकता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट, कि ऐसे सिचुएशन में जब भी कभी आपको मैनेज करना है, व्हाट आर द वे यू कैन मैनेज. ओके. क्लियर हो रहा है कहाँ कहाँ यूज हो सकता है इसका? ये इतना कुछ खास नहीं है, नॉर्मल इसमें कोई एक्ट वोक्ट नहीं दिया इस न्यूज में, बट दे कैन आस्क द क्वेश्चन इन द 3 एरिया. सोसाइटी में गॉड मैन पे बोल सकते हैं कि इतना ज्यादा इंडिया में गॉड मैन कहाँ से आ जाते हैं. दूसरी चीज हो सकता है जीएस पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट. एंड थर्ड द एथिक्स, कि whenever you are administrator, what will be your way of the controlling all this thing. Clear? Then we will study text of the laws change, but the criminal justice administration await the reforms. किसके बारे में है? 3 लॉ जो चेंज हुआ है, जो इंडियन पेनल कोड है एंड अदर 2 लॉ, इंडियन एविडेंस एक्ट है एंड कोड ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर. इन तीनों को चेंज करके हमने क्या बनाया है? ऑलरेडी कंटिन्यूसली हम 3-4 दिन से ये पढ़ रहे हैं. फिर से थोड़ा सा देखेंगे कि जो उसके हेड थे कमेटी को, जो रिव्यू कर रहे थे तीनों एक्ट का, उनका क्या मानना है. वो कह रहे हैं कि अभी 1 साल लगेगा, एटलीस्ट 1 ईयर विल बी, देयर विल बी द लैप्स होगा ना, कि लोगों को सीखने में टाइम लगता है. द पीपल, द पुलिस, द जुडिशरी, द लॉयर्स, ऑल हैव टू लर्न ऑल दिस थिंग. अभी ट्रेनिंग भी उतनी उस लेवल पे नहीं है जिसका एक्सपेक्टेशन था. जैसे एकाएक आपने तीनों लॉ को सडनली चेंज कर दिया. The people are not, beside that the infrastructure, जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको ज्यादा इंक्लूड किया गया है, that is missing. उसकी भी जरूरत है, मैन पावर की जरूरत है. तो all this will be there. Then we will study the India's envoy highlights the energy trade ties with the PM Hasina. PM हसीना इस समय चाइना जाने वाली हैं, तो उसके पहले इंडिया का जो कहाँ का एरिया है जहाँ कन्वर्जन हो सकता है, convergence with the Bangladesh and India and also with the other nation of the Asia such as the Nepal and the Bhutan. तो उसके बारे में बात करें कि एनर्जी का जो ट्रेड है, that is the convergence point. Convergence point का मतलब क्या होता है? What is it mean? Convergence point का मतलब होता है जहां की आपका भी इंटरेस्ट मीट हो, हमारा भी इंटरेस्ट मीट हो. डिफरेंट नेशन क्यों एक दूसरे से कोलैबोरेट करते हैं? उनको कुछ कमी है तो वो आप देंगे और आपकी जो कमी है उनसे मिलेगी. दिस इज द मेन थिंग, कि आपको नीड उनका हो और उनको उनकी नीड आपको हो. इस समय यूएस इंडिया क्यों बहुत क्लोज आ रहे हैं? क्योंकि कन्वर्जेंस है ना दोनों की नेसेसिटी की. चाइना इमर्ज कर रहा है, इंडियन ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन में कैसे उसको गवर्न किया जाए उसकी बात आ रही है. ओवरऑल जो वर्ल्ड का डोमिनेंस है, वर्ल्ड ऑर्डर जो थोड़ा सा चेंज हो रहा है, शिफ्टिंग है, वो कैसे किया जाए? कहीं ना कहीं इंडिया एंड यूएस का तो छूट रहा है. यूएस इज लूजिंग इट्स हेजेमनी. जो हेजेमनी यूएस का होता था लूज कर रहा है. लेकिन इंडिया का क्या डर है? इंडिया का बॉर्डर एरिया दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद द चाइना. तो दोनों को डर है, तो दोनों कन्वर्ज कर रहे हैं इस समय. This is the region. Here you will see that the convergence for the South Asian countries, India, Nepal, Bhutan, and Bangladesh. One of the main region is the energy trade. Clear? So GS paper 2, India-Bangladesh relation as well as the South Asian countries का जो relation है, जैसे सार्क है और सार्क के बीच में क्या convergent point है, एक ये हो जाएगा. Clear हो रहा है?
देन वी विल स्टडी द एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोटोटाइप। अभी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था? LAC, क्या था वो? लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसका नाम तेजस है। ओके, सो तेजस के बारे में पढ़ा था। उसका और अच्छा वर्जन, जो इंप्रूव्ड वर्जन है, उसका एक्सपेक्टेड है कि 2028 तक हम इंडक्ट करेंगे। उस पर फंडिंग है, डिफेंस मिनिस्ट्री ने उसको क्लियर किया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। इंटरनल सिक्योरिटी, जब डिफेंस हम पढ़ते हैं उसमें इस एक पॉइंट हम लिख सकते हैं। देन वी विल स्टडी इंडिया नीड टू स्ट्रेंथन मोमेंटम इनटू द की इंडस्ट्रियल सेक्टर। कंटिन्यूअसली हम पढ़ रहे हैं कि अभी जो डेटा आता है कि जो कोर सेक्टर है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स का, वो क्या है? 8 इंडस्ट्री है, और 8 इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस थोड़ा सा इस बार निगेटिव है, कम है पिछले मंथ्स के कंपेयर में, जो पिछला रिपोर्ट था। तो वी विल स्टडी अबाउट दैट। एक तरीके से रिवीजन होगा जो हम लोगों ने 2-3 लेक्चर पहले किया था। देन वी विल स्टडी दैट द डिजिटल जूरिप्रूडेंस। क्या होता है जूरिप्रूडेंस? व्हाट इज मीन बाय दैट? ये लीगल लॉ का भाषा है। इसमें होता है कि जो अभी तक डिजिटल एरिया में जो लॉ है, जो हमारे एक्ट्स हैं, जो डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज का क्राइटेरिया है, जो हमारा दायरा है, दैट हैज बीन देयर इज नीड टू चेंज इनटू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, अभी तक हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द रिसेंट टेक्नोलॉजी, अभी तक हमारे पास नहीं था, एंड दैट्स व्हाई वी नीड टू इंप्रूव द गवर्नेंस इनटू द दिस एरिया। सो ये जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस में भी आ सकता है, और जीएस पेपर 3 जहां साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसमें भी आ सकता है। क्लियर हो रहा है? देन वी विल स्टडी इज द बैड लोन प्रॉब्लम शिफ्टिंग टू द इंडिविजुअल फ्रॉम इंडस्ट्री। ये फ्रॉम अलग है, इंडस्ट्री अलग है। ओके, एनपीए एक दिन बताया था आपको क्या होता है। एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जब आप बैंक में जाते हैं, बैंक से लोन लेते हैं, उसके पास आपकी ईएमआई आती है, आपको ईएमआई पे करना होता है। ईएमआई अगर आप मिस करने लगते हैं और वो 90 दिन हो जाता है, तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद बैंक को डर लगने लगता है कि ये एसेट अब नहीं मिलने वाला है, दैट इज द धीरे धीरे वो लॉस्ट एसेट बन जाता है। ओके, तो हम देखते हैं कि पहले इंडस्ट्री ये सब करती थी, इंडस्ट्री के पास जो लोन दिया जाता था वो मिलना मुश्किल हो रहा था। लेकिन रिसेंटली हमने ये देखा है कि जो एनपीए है वो इंडिविजुअल लोन, जैसे मैंने लिया घर बनवाने के लिए लोन, वो इंडिविजुअल लोन होता है। किसी ने अपने एजुकेशन के लिए लोन लिया, किसी ने अपने लिए कुछ उनको ट्रैक्टर खरीदना उसके लिए लोन लिया। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ द इंडिविजुअल लोन्स, वो बढ़ रहा है, और उसका जो एनपीए है, जो ईएमआई देना है, वो नहीं मिल पा रहा है। गेटिंग? उसका क्या रीजन है उसको यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे। देन वी विल स्टडी, तो ये किसके अंडर में आएगा? जीएस पेपर 3 बैंकिंग सिस्टम हमारा सिलेबस है मेंस में, तो दैट विल बी अंडर दैट। 9th जो टॉपिक होगा ऑन इंप्रूविंग रूरल मोबाइल कनेक्टिविटी। तो एक नया टेक्नोलॉजी है जो इंडिया में डेवलप कर रहे हैं। जैसे अभी देख रहे हैं कि डिजिटल गैप है। डिजिटल गैप का मतलब जो अर्बन एरिया में है मोबाइल एंड जो कनेक्टिविटी है नेट से एंड डिफरेंट नेटवर्क से, वो रूरल एरिया के तुलना में दुगुना है। एंड उसका क्या रीजन है, क्या उसका अल्टरनेटिव डेवलप कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम ब्रीफ में देखेंगे। देन वी विल सी दैट द ईरान लिमिटेड डेमोक्रेसी अनलिमिटेड थियोक्रेसी। तो ईरान कंटिन्यूअसली न्यूज में है क्योंकि वहां पे इलेक्शन हो रहा है। न्यू इलेक्शन जो अभी हो रहा है उसमें यह है कि 2 तरीके के कैंडिडेट जो इस समय डोमिनेंट हैं, जिनका अभी जो नेक्स्ट इलेक्शन ऑलरेडी हो गया, उस इलेक्शन में किसी को 50% से ज्यादा वोट नहीं मिला, इस केस में रन ऑफ हो जाता है। दोबारा वोटिंग होती है टॉप 2 को लेके। जब तक वहां पे 50% क्रॉस नहीं करता एक कैंडिडेट का, तब तक वहां पे फाइनल वर्डिक्ट नहीं आता है। ओके, जैसे इंडिया का सिस्टम है, इंडिया में जैसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है। यहाँ पे अगर 30% भी पाता है इंसान जो कैंडिडेट है, और बाकी जो कैंडिडेट है वो 25-20 उससे कम है, तो 30% को डिक्लेयर कर दिया जाता है। लेकिन इस सिस्टम में जहां पे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की नीड होती है, वहां पे देयर विल बी द सेकंड टर्म ऑफ द इलेक्शन। फिर से इलेक्शन होता है अगर किसी ने 50% से नहीं किया, और जो लास्ट के नीचे के जितने भी होते हैं उनको हटा के सिर्फ टॉप के जो 2 होते हैं उनका इलेक्शन होता है। उनसी 2 कैंडिडेट को इलेक्शन में रखा जाता है। तो यहाँ पे एक जो है रिफॉर्मिस्ट है। रिफॉर्मिस्ट का मतलब जो पुराने ट्रेडिशन है, पुराने लॉ है, उसको चेंज करके मॉडर्नाइजेशन लाना चाहते हैं। और जो सेकेंड है वो कंजर्वेटिस्ट है। ही वांट टू ट्रेडिशन टू बी फॉलोड।
जैसे कि जो इस्लामिक लॉ है उसको फॉलो होना चाहिए। जो दूसरे हैं वो कह रहे हैं कि उसमें इंप्रूवमेंट होने चाहिए, जो रिस्ट्रिक्शन है एंड डिफरेंट टाइप ऑफ द वहां पे जो हर्डल्स हैं उसको हटाना चाहिए, दैट इज द थिंग। तो यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है कि डिस्पाइट द प्रेसिडेंसी का जो इलेक्शन है उसमें अगर रिफॉर्मिस्ट भी जीत जाता है, लेकिन जो वहां का ओवरऑल सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम, जो पावर होता है वो क्लर्की के हाथ में रहता है, तो उतना वो नहीं कर पाएंगे रिफॉर्मिस्ट के जीतने के बाद भी। इस आर्टिकल में वही डिस्कशन है, वी विल डिस्कस। तो ये जीएस पेपर 2 में जो इंटरनेशनल रिलेशन है वहां पे ईरान के बारे में हम जानेंगे। दिस इज क्लियर। पॉलिटी में इसका सिर्फ ये है कि थियोक्रेसी क्या होता है, यू शुड नो व्हाट इज द थियोक्रेसी। उस दिन भी मैंने बताया था थियोक्रेसी, जैसे स्टेट में हमने पढ़ा था स्टेट के 4 कंपोनेंट होते हैं, उस दिन पढ़ा था ना। पहला कंपोनेंट क्या है? पहला तो टेरिटरी है, जमीन रहेगा तभी तो कोई स्टेट गवर्न करने के लिए आएगी। दूसरा पॉपुलेशन होना चाहिए, तीसरी गवर्नमेंट होनी चाहिए और चौथी सोवर्निटी होनी चाहिए उस गवर्नमेंट की। अब गवर्नमेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे हो सकता है कि उसका नेचर सेक्युलर हो, स्टेट का नेचर सेक्युलर हो, स्टेट का नेचर थियोक्रेटिक हो सकता है, स्टेट का नेचर एंटी रिलीजियस हो सकता है। ओके, तो स्टेट का जो नेचर है अगर धर्म से, रिलीजन से इन्फ्लुएंस्ड है क्लियर कट में, तो उसको थियोक्रेटिक स्टेट कहते हैं, उसे थियोक्रेसी कहते हैं। और ईरान थियोक्रेटिक है क्योंकि वहां पे बाय इट्स कॉन्स्टिट्यूशन से ये साफ साफ बोला गया है कि जो गवर्नेंस होगी ईरान का वो एज पर द इस्लामिक लॉ होगा। दैट्स व्हाई दैट इज द थियोक्रेटिक कंट्री। क्लियर? लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज। फर्स्ट न्यूज है स्टैम्पीड एट द प्रेयर मीट इन द यूके किल्स 116 पीपल। तो यहां पे ये आ रहा है कि व्हाई देयर इज द सच टाइप ऑफ द इमर्जेंस ऑफ द गॉडमैन। गॉडमैन का क्या नाम है? नारायण साकार हरि। इनके फॉलोअर्स लाखों में थे। आप सोचिए कि इतनी जल्दी गॉडमैन आ जाते हैं और उनके फॉलोअर्स इतने ज्यादा आ जाते हैं, क्या रीजन है? वन बाय वन गॉडमैन कहां से आ जाते हैं इतना जल्दी? साइंटिस्ट के तो इतने फॉलोअर्स नहीं मिलेंगे कि एक बार बुलाया साइंटिस्ट 1 लाख लोग आ जाएं उससे मिलने के लिए। लेकिन गॉडमैन, दे आर नॉट दैट मच एजुकेटेड, दे आर नॉट दैट मच इन्फ्लुएंशियल, बट दे हैव द लॉट ऑफ फॉलोइंग। क्यों? काफी अच्छा आप लोगों ने लॉजिक दिया। ये जैसे कंट्री इंडिया है, एक तो दिक्कत है यहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट है, जॉब नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, एजुकेशन नहीं है, लोगों के पास दुख बहुत है। दे नीड ए इंस्टेंट, तुरंत ही उनको सोल्यूशन चाहिए, तुरंत ही अमीर बनना है। जॉब नहीं है, मेहनत लोग करने को तैयार है पर अपॉर्चुनिटी नहीं है। ऐसा नहीं है बिजनेस किया, बहुत बिजनेस में भी रिस्क होता है। तो ये गॉडमैन क्या कहते हैं कि आपको जस्ट वी विल गिव सम फॉर्मूला कि ऐसे आपको टच करके या कुछ भी आपको बता देंगे कि इतने दिन व्रत रहना है, ऐसे पूजा करना है, यू विल गेट द सक्सेस। और 1-2 कहानियां बना ली जाती हैं कुछ ऐसे ही, जैसे होती है ना यहाँ पे काफी जो अफवाह होता है काफी तेज फैलता है। तो 2-4 अफवाह फैलाई जाती है कि इनको कैंसर था और ये तुरंत आए, इनका कैंसर ठीक हो गया। जैसे अभी बीच में क्या था, एक कोरोनिल दवा आया था, बाबा रामदेव ने निकाला था, बोला था कि कोविड का सोल्यूशन है। पीपल बिलीव, क्योंकि उस समय लगा कि ऐसा है। तो पीपल का जो लोगों का है धर्म में ऐसे है कि जैसे और चीजों से तो उनको काफी हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आप जॉब मिलना मुश्किल है, बिजनेस में सक्सेस होना मुश्किल है, तो उनको तुरंत सोल्यूशन के लिए चाहिए कि ये जो बाबा लोग हैं प्रॉमिस करते हैं। और 2-3 अफवाह रहती है, वो आप जाइएगा जहाँ पे उनका शिविर होता है या जहाँ पे उनका वो होता है, 2-4 लोग बैठे रहेंगे, वो कहानी सुनाएंगे। उनको इसीलिए तैयार ही किया गया रहता है कि वो कहानी सुनाए कि मैं एक बार आया था, बाबा जी ने ऐसा किया, मेरा ये हो गया। वो ऐसे कहेंगे कि सच में उनके साथ हुआ है। पीपल बिलीव, पीपल डू नॉट आस्क। जैसे होता है ना, जैसे एक मेरे दोस्त हैं, वो बड़ा अच्छा कहानी बताते हैं कि वो उनके वहाँ पे भी जैसे ऐसे ही बाबा लोग आते थे गॉडमैन, तो वो आते थे उनका भविष्यवाणी करने। नहीं होता है कि वो कुछ लेके पतला वतला बता देते हैं कि कल क्या होने वाला है, तो उनसे पूछ रहे थे। तो मेरे दोस्त ने पूछा कि अच्छा ये छोड़िए सब बाबा जी, और मुझे बताइए कि मेरा क्लास 6 में मार्क्स कितना था। होता है ना ऐसे, तो वो नहीं बता पाए। जैसे होता है ना कि वो मतलब उससे जो रियलिटी है जहाँ पे क्रॉस चेक हो सकता है, दे कैन नॉट टेल। जहां पे क्रॉस चेक नहीं हो सकता, जैसे कि वो कहेंगे कि आपको फल मरने के बाद मिलेगा, हु इज गोइंग टू कम आफ्टर द डेथ एंड टेल एवरीथिंग। तो कहीं ना कहीं जो रेशनल थिंग है वो दे आर नॉट रेडी टू डू, एंड पीपल आर सो मच सफरिंग, क्योंकि यहाँ पे हॉस्पिटल भी नहीं है, लोग इतने बीमार होते हैं। वो गए कुछ ऐसे किए, तुरंत कुछ मतलब ऐसे कुछ दवा ही दे दिया, तुरंत तो रिलीफ हो जाती है, बट देयर इज द साइड इफेक्ट ऑफ दैट एज वेल। होता है ना, डॉक्टर भी आपको दवा दे दे कि 2 दिन में कोई चीज ठीक हो जाए, लेकिन उसका होता है साइड इफेक्ट आ जाता है।
तो such type of the story and such type of the thing that is prevailing in our society, that's why the religion is इतना ज्यादा इम्पैक्ट है. रिलीजन और भी जगहों पे है, बट इंडिया में और ये चीज होती है कि जो कंट्री जितना ज्यादा पीछे होता है वहां पे रिलीजन इतना स्ट्रांग होता है, और जो कंट्री जितना ज्यादा डेवलप करता चाहता है रिलीजन जो होता है बैक सीट पे आने लगता है. जैसे यूरोप में देखिए, देयर इज नो दैट मच, वहां पे नहीं देखेंगे कि लोग रिलीजन के नाम पे मतलब एकदम वो कर रहे हैं. वहां रेसिज्म है. रेसिज्म का मतलब कि ये रेस मेरे से कम है, ये रेस स्ट्रांग है, इस रेस के प्रति ये हमारा जॉब खा जाएंगे. वहां पे भी है, जैसे एशिया से लोग जा रहे हैं या अफ्रीका से जा रहे हैं तो लोग वहां पे वो लोग मार रहे हैं क्योंकि उनका है कि मेरा जॉब खा जाएगा. लेकिन ये नहीं है कि रिलीजन के नाम पे आपस में लड़ रहे हो, कि कहीं आप नहीं देखिएगा कि चर्च बनाना हो, दंगा हो गया, हजारों लोग मर गए. ये जो डेवलपिंग कंट्रीज है लाइक अस, दैट इज द इशू विद अस. क्योंकि हमारे पास है कि रिलीजन जब कुछ नहीं होता है तो यू हैव टू टेक द रिलीजन का सहारा लेना पड़ता है. दूसरी चीज ये है कि जैसे डेथ से सबको डर लगता है, हर आदमी को लगता है मैं मरूंगा तो क्या होगा, और डेथ का तो कोई सोल्यूशन नहीं है. तो वहां पे रिलीजन एक तरीके से आपको सिंपैथी, सोलेस देता है. सोलेस का मतलब थोड़ा सा सद्भावना दे देगा कि आप मरेंगे, अच्छा कर्म करेंगे तो वहां पे इससे अच्छा मिलेगा. दिस इज द थिंग, दिस इज द नॉर्मल थिंग. पीपल एक्सेप्ट दैट. पीपल को ठीक है, अब मरने के बाद भी उनको सोल्यूशन मिल गया. दैट्स व्हाई दे आर रेडी टू एक्सेप्ट द दिस रिलीजियस, जो एकदम एक्सट्रीम रिलीजन है, एंड द सुपरस्टिशन, इसका ये सहारा लेते हैं. क्लियर हो रहा है? दिस इज द रीजन. यहां पे देखिएगा कि इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है. एक तो एजुकेट किया जाए लोगों को, एक तो जो हमारे लीडरशिप है, जो लीडरशिप जैसे रिप्रेजेंट करती है, वो इस चीज को अवेयर करे, और जो एजुकेशन सिस्टम है उसको इंप्रूव किया जाए. वहां पे रियलिटी बताई जाए कि दिस इज द ट्रूथ एंड दिस इज द फॉल्सिफिकेशन और दिस इज द सुपरस्टिशन. थोड़ा सा क्लियरिटी आना चाहिए, एंड दैट्स व्हाई देन सोल्यूशन होगा. यहाँ पे जो लॉ की बात आएगी, लॉ के बारे में होता है कि जो वहाँ का सिविल सर्वेंट है ऑलरेडी वहाँ परमिशन लेने की जरूरत होती है. देयर इज द नीड फॉर द कितना लोग आ रहे हैं उसका ऑलरेडी अरेंजमेंट होना चाहिए. दे हैव टू कॉन्टेक्ट विद द दोज ऑर्गेनाइजेशन हु आर अपहोल्डिंग सच टाइप ऑफ द मीट. जहाँ पे मीटिंग हो रही है पहले से सब कुछ डेटा पहले देना चाहिए था. एज पर देयर शुड हैव बीन द पुलिस पर्सनल एज वेल एज द, जैसे फायर जो ये फायर ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके भी आने चाहिए थे. यहाँ पे कुछ नहीं था. कुछ एम्बुलेंस एक्स्ट्रा होने चाहिए थे, एम्बुलेंस भी नहीं थे. ओके, यहाँ पे भगदड़ क्यों मची? लास्ट में कुछ लोगों को, जो बाबा जी थे, उनके चरण की मिट्टी चाहिए थी घर ले जाके पूजा करने के लिए, और वो लेने के लिए सब लोग एक साथ दौड़े, और उसके बाद वहां पे लाखों थे, एक दूसरे पे चढ़ के वो स्टार्ट हो गए. मतलब बहुत ब्रूटल था. आप समझ रहे हैं क्या होती है भगदड़ में? यू आर लाइंग देयर एंड पीपल आर रनिंग ओवर यू. दिस इज वेरी पेनफुल डेथ होता है जो इस टाइप का होता है. यू हैव टू सफोकेट फॉर द लॉन्ग टाइम. डर की भावना होती है. तो दिस इज नॉट गुड थिंग फॉर द, आप कहीं पे भी इस तरीके का नहीं पढ़ेंगे जो हमारे वहाँ है. पहले ये गाना गाते थे बाबा जी, फिर गाना गाना से इनको लोग और भक्ति हो गई, और गाना गाते गाते ये गॉड मैन बन गए, एंड ही हैज द लॉट ऑफ फॉलोइंग. नेक्स्ट न्यूज जो है, दिस इज द वारकरीज कैरी द दयानेश्वर महाराज प्लैंक्वीन. प्लैंक्वीन का मतलब क्या होता है? पालकी. ओके, ये पालकी है, और ये कौन है? ही इज द सेंट फ्रॉम द 13th सेंचुरी. जो भक्ति मूवमेंट आपने पढ़ा है, हिस्ट्री कितनों को पता है भक्ति मूवमेंट के बारे में? भक्ति मूवमेंट नियर अबाउट द 14th सेंचुरी कंटिन्यूसली, जहां पे मीराबाई एंड अदर्स जो सेंट थे वो आए. वो सेंट इनसे बहुत अलग थे जो हम गॉड मैन पढ़ते हैं. इनका ये नहीं था कि दे वर नॉट प्रमोटिंग द ब्लाइंड रिलीजियसिटी, जो होता है ना कि ब्लाइंड फॉलोइंग ऑफ द रिलीजन, ये नहीं वो कह रहे थे. इस टाइम की जो भक्ति मूवमेंट थी, उस समय के जो संत थे, वो जो समाज की कुरीतियां थी उसके बारे में बात कर रहे थे. मोस्टली दे वर टॉकिंग अबाउट द कास्ट सिस्टम, दे वर टॉकिंग अबाउट द राइट्स ऑफ द वुमेन्स, कि वुमेन्स के साथ जो प्रथाएं थी, ट्रेडिशन थी, उसके अगेंस्ट में बात कर रहे थे. तो ही इज वन ऑफ द फेमस सेंट फ्रॉम द 13th सेंचुरी. और इनके ही सम्मान में जो अभी भी जब इनका बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है, तो दिस टाइप ऑफ द प्रोसेशन दे टुक इनटू द महाराष्ट्र. महाराष्ट्र के और कौन से संत थे? डू यू नो? महाराष्ट्र में और भी जो आप भक्ति मूवमेंट पढ़े होंगे तो उस समय, नहीं मैं नहीं, गुरु रामदास ही वाज नॉट फ्रॉम देयर. तुकाराम थे वहां से. एंड नहीं, मैं स्टैंड की बात कर रहा हूँ. जिस वो तो एक तरीके से रूलर थे ना. आई एम टॉकिंग अबाउट द
एक्चुअली ही वॉज नॉट दैट मच इन्फ्लुएंट इनटू, जैसे एक जो भक्ति मूवमेंट है वो इंडियन रेनेसांस से जोड़ा जाता है, वो उससे जोड़ा जाता है जब उन्होंने वॉट एवर द ट्रेडिशन था, जैसे एक वेस्टर्न रेनेसा हुआ फिर इंडियन रेनेसा हुआ, जितनी भी कुरीतियां आ जाती है उनके अगेंस्ट में जो लोग लीड लेते हैं, और वन ऑफ द वे वाज द भक्ति, सो दे वर द लीडर ऑफ द भक्ति मूवमेंट। तो मेन जो लीडर वहां से आते हैं, एक तो तुकाराम आते हैं, एक नाथ आते हैं, एंड एक और आते हैं, एक नाथ एंड संत तुकाराम, एंड वन मोर इज द नामदेव। नामदेव इज आल्सो फेमस, मोस्टली 13-14 सेंचुरी में थे, एंड मोस्टली दे वर टेकिंग द जो उस समय की जितनी भी कुरीतियां थी, मेनली जैसे कि उस समय बाल विवाह काफी कॉमन था, तो उसके अगेंस्ट में उन्होंने बोलना स्टार्ट किया। जो जो पोलीगैमी थी, वन हस्बैंड हैज द मल्टीपल वाइफ, इसके खिलाफ उन्होंने बोलना स्टार्ट किया। जो वीमेंस को पढ़ने नहीं दिया जाता था, उसके खिलाफ उन्होंने बोलना स्टार्ट किया। और जो राइट्स था वुमेन्स का फॉर द डिफरेंट, जैसे रिचुअल्स में भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन था, ये सब बातों पे वो लोग बोलना स्टार्ट किए। दे वर द मेन लीडर जो उस समय भक्ति मूवमेंट के थे। तो क्लियर? रामदास भी थे, लेकिन एक होता है ना हु वाज द मेन लीडर, जो जैसे होता है ना कि इस समय बहुत से साइंटिस्ट हो गए, हु इज द टेकिंग द न्यू रूट, जैसे होता है ना कि जो माना जाता है कि उस समय के मेन जो उसको लीड कर रहे थे फॉर द भक्ति मूवमेंट, मतलब जहां पे कहीं ना कहीं ये हो कि कहीं ना कहीं दे वर टेकिंग ए स्टैंड अगेंस्ट द कॉमन जो थॉट है, जो ट्रेडिशन है, उसके खिलाफ। और वो रिफॉर्मिस्ट होना चाहिए और वो मॉडर्निस्ट होना चाहिए, मॉडर्निज्म की तरफ जाना चाहिए। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट न्यूज है रिस्टोर स्पीच इन फुल, राहुल टेल्स बिरला। ओम बिरला से इन्होंने बोला है कि मेरा जो स्पीच है उसको पूरा जो मैंने बोला है उसको लीजिए। से एक्सपंक्शन इज अगेंस्ट द डेमोक्रेसी। व्हाट इज द एक्सपंक्शन? लोकसभा का वो देखते हैं आप लोग जब डिबेट होता है, अभी कंटिन्यूअसली डिबेट हो रहा था, कल परसों लगातार हुआ है, काफी एकदम हीटेड डिबेट था। तो क्या था उसमें? जैसे होता है मैं बोलूं, मुझे हर लीडर को मौका दिया जाता है एज पर द देयर नंबर इन द लोकसभा इलेक्शन, जिसका जितना होता है उस अनुसार, किसी को 12 मिनट, किसी को 15 मिनट, किसी को आधा घंटा, किसी को 40 मिनट, किसी को 2 घंटे भी दिया जाता है एज पर द देयर रिप्रेजेंटेशन। उसमें होता है कि स्पीच होता है, उसके अनुसार एक रूल है, जो प्रोसीजर है कि लोकसभा को कैसे चलाया जाता है, उसका एक अलग से रूल बुक है। उस रूल बुक के अंदर देयर इज द रूल्स 380। वहां पे है कि कुछ ऐसे अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स हैं या कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जो ये माने जाएंगे कि जिसको नहीं कंसीडर किया जाता है। जैसे जो भी लीडर बोलता है उसको रिकॉर्ड में रखा जाता है कि फ्यूचर में जब बात हो कि उस दिन डिबेट हुआ था तो किसने क्या बोला था, होता है ना कि वो कोई झूठला ना सके कि इसने ये बोला था, तो इसीलिए एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। आप देखते होंगे कि बेल में 8-10 लोग बैठे होते हैं, टाइप वाइप कर रहे होते हैं, दे कंटिन्यूअसली राइटिंग ऑल दिस थिंग व्हाट एवर द डिबेट इज गोइंग ऑन, और जिसको दिया जाता है मौका उसका तो रिकॉर्ड होता ही है। तो ऐसे रिकॉर्डिंग होती है कि मैक्सिमम जो सपोर्ट में होता है, कोशिश होती है कि जो रूलिंग पार्टी है कि सपोर्ट में जितने हैं उतने ही आए, और जो भी थोड़ा सा भी लगेगा कि ये हमारे अगेंस्ट में जा रहा है, या ऐसा भी कभी कभी होता है कि लगे कि नॉट दिस इज नॉट, मतलब कहीं ना कहीं हमारा ज्यादा क्रिटिसिज्म होता है, तो उसको हटा देते हैं। इसी को एक्सपंक्शन कहते हैं। एक्सपंक्शन में बायसनेस भी आ सकता है क्योंकि डिसीजन जो लिया जाता है वो मोस्टली इट इज बाय द स्पीकर, स्पीकर इज द फाइनल अथॉरिटी। तो ऐसे केस में ये बोल रहे हैं कि इनकी कुछ स्पीच जो दिए थे उसमें से कट हो गया था। जैसे उन्होंने कुछ जगह पे बोला था कि हिंदूज के वायलेंट, ठीक है, तो उन्होंने आगे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि माई हिंदूज मीन्स द बीजेपी एंड द आरएसएस, ऐसा बोला था। ओके, तो ये वाला पार्ट कट कर दिया, एंड कुछ पार्ट जैसे कट किया है कि हाउ द बीजेपी इज बिहेविंग, तो 4-5 पार्ट है वो कट है। तो उसी का हो रहा है, हमें ये नहीं जानना है कि क्या उन्होंने स्पीच दिया, क्या था, हमें सिर्फ ये जानना है व्हाट इज मीन बाय द एक्सपंक्शन एंड व्हाट इज द रूल। द रूल इज द रूल 380 एंड इट इज मेनली फ्रॉम द रूल्स ऑफ द प्रोसीजर एंड द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस इन द लोकसभा। राज्यसभा का अपना अलग रूल बुक है, उनका भी गवर्न करने का सेम ही है, लेकिन वो अलग बुक से गवर्न होते हैं। दीज आर नॉट मेंशन इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, सेपरेट रूल बुक है, सेपरेट रूल बुक दैट इज फॉर द जस्ट फॉर द रेगुलेटिंग ऑल दिस थिंग। क्लियर? कॉन्स्टिट्यूशन में पूछा जाएगा तो नहीं है। लेकिन यहां पे एक चीज और दिया है कि देयर इज द फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ द एमपीज। कहीं यहां पे देयर इज द मेंशन, ओके, यहां पे है फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ इंसरीड इनटू द आर्टिकल 105।
राहुल गांधी का कहना है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें पावर दिया जाता है, दैट इज बीइंग वायलेटेड। अब ये यहां पे आ जाएगा आपके दिमाग में क्वेश्चन कि फ्रीडम ऑफ स्पीच तो आर्टिकल 19 में है, तो ये कहां से आ गया फ्रीडम ऑफ स्पीच? व्हाट इज दिस? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो 105 है, तो क्यों अलग है? जब ऑलरेडी 19 में दिया गया है, वो भी तो सिटीजन है ना। पहला कंडीशन ये एमपी का इलेक्शन लड़ने के लिए द पर्सन शुड, तो दायरा तो इन जो कॉमन मैन है उसका है। वेरी गुड। जैसे आप आर्टिकल 19 जो सिटीजन्स के लिए है, उसमें जो पावर है सिटीजन्स को, साथ में रिस्ट्रिक्शन है, लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शन, कि वो डिफेमेशन नहीं होना चाहिए, जुडिशरी के खिलाफ नहीं होना चाहिए, ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो फॉरेन किसी हमारे मित्र को हर्ट कर दे, रिलीजियस सेंटीमेंट को हर्ट नहीं करना चाहिए, ऐसे ऐसे बहुत से रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन जब हम पार्लियामेंट में डिबेट करते हैं तो पार्लियामेंट में जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस होते हैं वो लॉ बना रहे होते हैं। रिफॉर्म तब तक नहीं हो सकता जब तक कि कोई क्रिटिसिज्म ना हो। आम जनता रिलीजियस हर्ट कर रहा है, लेकिन रिलीजियस हर्ट अगर रिलीजन कभी अपना डेविएट हो जाए, कुछ कुरीतियां हो जाए, वी नीड सम रिफॉर्म। तो जब डिबेट होगा तो वहां पे बोलना पड़ेगा ना, अगेंस्ट में रिलीजन के जो भी टॉपिक है वहां पे बोलना पड़ेगा। तो वहां पे है कि जो एमपी है, जो भी पार्लियामेंटेरियंस है, वो एकदम अपना जो व्यू है, ओपिनियन है, बिना फियर और बिना कोई बायसनेस के रख सके। दैट्स व्हाई देयर इज द एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच। सिर्फ कुछ पार्लियामेंट्री जो रूल्स है उसके द्वारा गवर्न होते हैं, अदरवाइज यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन है दैट इज नॉट देयर। जो रिस्ट्रिक्शन 19 आर्टिकल 19 में, दैट इज एब्सेंट हियर। और यहाँ पे जो पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंटेरियंस का ये प्रिविलेज माना जाता है। जैसे आप देखिएगा कि बहुत कोई ऐसे भी वर्ड का यूज कर ले, लेकिन मैक्सिमम वो फ्रीडम ऑफ स्पीच में जो रिस्ट्रिक्शन है उसमें नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि केस उठा के चला दिया और उनको जेल में बंद कर दिया, डिफेमेशन केस नहीं लगेगा। हाँ, कुछ एक्शन लिया जा सकता है, पार्लियामेंट अपना एक्शन ले सकता है कि 2 दिन के लिए सस्पेंड कर सकता है, लेकिन जो लॉ 19 के लिए लगता है डिफेमेशन के लिए, ये सब नहीं लगेगा। क्लियर हो रहा है? उन पे भी रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन इतना हार्श नहीं है जैसे कि आर्टिकल 19 में जो रिस्ट्रिक्शन है, या जो अदर हमारे डिफेमेशन लॉ है, सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी का जो पहले था, या सेक्शन 500 ऑफ आईपीसी था, दैट इज नॉट अलाउड। क्लियर हो रहा है? यहाँ पे ये प्रिविलेज देता है। आर्टिकल 150 को मैं एक बार दिखाता हूँ आपको। दिस इज आर्टिकल 105। ओके, ये बोलता है कि पावर एंड प्रिविलेज ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड द मेंबर एंड द कमिटी देयर ऑफ। जो ये प्रिविलेज है सिर्फ मेंबर का ही नहीं है, ओवरऑल जो हाउस है उसका भी है, और जो उसके अंदर कमिटीज बनती हैं उसका भी है। इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट इज मीन बाय दैट? कि उस कमिटी के भी अंदर आप बोल सकते हैं, पार्लियामेंट के भी अंदर बोल सकते हैं, और साथ साथ यहां पे भी ये है कि बाहर ही कोई इनके खिलाफ नहीं बोल सकता। बाहर से अगर कोई बोलेगा तो यहां पे दे विल टेक द एक्शन। No person shall be so liable in respect of the publication or under authority of either House of Parliament or any report paper or the vote proceedings. So सिर्फ स्पीच ही नहीं है, स्पीच के साथ साथ क्या इसके अंदर में प्रोटेक्शन है? जो रिपोर्ट ये लोग पब्लिश करते हैं, यहाँ पे है एनी रिपोर्ट और एनी पेपर, या कोई किसी प्रोसीडिंग में वोटिंग करे उसके लिए भी उसके खिलाफ नहीं लगाया जा सकता है। इज इट क्लियर? Power and privilege and the immunities of each house of parliament and the members of the committee that is defined, and the जो law का अधिकार है वो किसके पास है? Related law बनाने का with the parliament itself. This is the with the parliament itself. क्लियर हो रहा है क्या क्या है प्रिविलेज? जो प्रिविलेज दिया गया है आर्टिकल 105 क्लियर हो रहा है? व्हाट इज दिस? फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट है, एंड इट इज नॉट ओनली फॉर द मेंबर्स, इट इज फॉर द ओवरऑल जो पार्लियामेंट है, कमिटीज है, या कोई भी वो रिपोर्ट या कोई भी प्रोसीडिंग है या कोई भी वोटिंग प्रोसेस है, दैट इज ऑल विल बी फ्री फ्रॉम द एनी। जैसे ऐसा नहीं होता कि आप उठा के ले जाके किसी कोर्ट में जाके इसको चेक करवा सकें, यहाँ पे कोर्ट भी बार्ड है फॉर ऑल दिस थिंग। क्लियर? और जो इससे रिलेटेड जो भी लॉ है कि डिफाइन करेगा कि कहाँ तक ये मतलब किस एक्सटेंट तक उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच रहेगा, इस पे जो भी लॉ बनेगा दैट विल बी फ्रेम्ड बाय द पार्लियामेंट इटसेल्फ। पार्लियामेंट के द्वारा जो एक्ट पास होगा अंडर 106 दैट विल बी गवर्निंग ऑल दिस थिंग। 106 नहीं 105। ओके, जब हम पॉलिटी में पढ़ेंगे इस पे डिफरेंट पर्सपेक्टिव और भी पढ़ेंगे।
हाँ, जैसे कमेटी है एक रिपोर्ट देती है ना अपने डिस्कशन के बाद, या उसमें भी अगर कोई मीटिंग में अलग से मीटिंग कर रहे हैं तो ऐसा नहीं आप बोल सकते हैं कि सिर्फ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में ही आपका वो है। जैसे अलग से उनकी मीटिंग होती रहती है, जैसे अभी आपने लास्ट ईयर सुना था एथिक्स कमेटी का हो रही थी, महुआ मोइत्रा के खिलाफ काफी उन्होंने लिया था, तो वो अलग से उनकी प्रोसीडिंग होती है, तो उसमें भी आप कुछ भी बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें बोल दिया, क्लियरिटी है, बात वही है, मेंबर्स ही बोलेगा, लेकिन ये क्लियरिटी है कि सिर्फ आप प्रोसीडिंग जो अंदर हो रहा है पार्लियामेंट में उसकी ही बात नहीं है, इनकी जो कमेटी की भी मीटिंग होगी वहां पे भी फ्रीडम ऑफ स्पीच ये इंटैक्ट रहेगा। दिस इज द जस्ट टू क्लैरिफाई। मुझे लगता है कि ये जो उनके प्रिसिंट है शायद उसी में है। एक बार इसको हम फिर से देखते हैं, क्योंकि लास्ट टू लास्ट ईयर एक बार राम नरेश ने कुछ स्टेटमेंट दिया था बाहर, तो शायद बाहर से भी प्रोटेक्शन है, क्योंकि उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया था। नहीं, बाहर नहीं है, अंदर से ही है। बाहर केस हो सकता है, क्योंकि एक इसमें तो कहीं नहीं मेंशन है ये सब चीजें कि बाहर है कि नहीं, ये क्लियरली इस प्रोविजन में नहीं है। एक बार लालू यादव के किसी कमेंट पे उनके खिलाफ लिया गया था डिफेमेशन का, तो बाहर नहीं है, दिस इज जस्ट अंडर द पार्लियामेंट प्रीसेंट, उसके अंदर ही है। जैसे कि दे आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड फ्रॉम द अरेस्ट, तो अरेस्ट सिर्फ उस एरिया में ही है, नॉट आउटसाइड दैट, और वो भी परमिशन लेके, जो भी होगा वो एक बार स्पीकर से परमिशन लेके होगा। तो एक बार और कंफर्म करता हूँ, बिकॉज दिस लॉ, ये इसमें तो कहीं नहीं मेंशन है कि ये कि किस ज्यूरिडिक्शन में होगा। दिस इज जस्ट फॉर द कि ओवरऑल जो पार्लियामेंट है और पार्लियामेंटेरियंस है उसको प्रोटेक्ट करता है। अब देखते हैं कि बाहर है कि नहीं, आई विल सर्च ऑन दैट। ओके, अगर ऐसे कभी कंफ्यूजन हो जाता है तो ये हमेशा सुप्रीम कोर्ट में जाता है कि कहाँ तक दायरा है। जब ऐसा कभी, जैसे कभी कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें नहीं होती हैं, तो सच टाइप ऑफ थिंग गो टू द सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट डिसाइड की क्या है। जैसे लास्ट जो इंटरप्रिटेशन का पावर दिया गया है, इट इज विद द सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट डिसाइड। तो मैं एक बार सोच करता हूं कि क्या ऐसा कुछ है, अगर नहीं है तो व्हाट विल बी दैट। नेक्स्ट न्यूज दैट वी आर गोइंग टू टेक इज द नो एफर्ट टू रिट्राइव द कच्चा थीयू बाय द बीजेपी रेजिम। तो यहाँ पे कच्चा थीयू के बारे में एक दिन हम लोग पढ़ रहे थे। क्या है कच्चा थीयू का इश्यू? दिस इज द आइलैंड बिटवीन द श्रीलंका एंड इंडिया, और 1974 में एक एग्रीमेंट में इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया कि इसका जो राइट होगा श्रीलंका पे होगा। 1920 से इस पे डिस्प्यूट चल रहा था कंटिन्यूअसली, एंड जब 1974 में जब इस पे हुआ तो देयर इज द दो चीजों का डिसीजन लिया गया था। कच्चा थीयू को इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया था फॉर द श्रीलंका, एंड देयर इज द वेज बैंक, आई थिंक वेज बैंक जो है, वेज बैंक कन्याकुमारी के नीचे है, तो वो इंडिया के पास आया था। उस दिन हम लोग शायद उस दिन याद नहीं आ रहा था, एक दिन और डिस्कस कहते हैं, ये वेज बैंक है। वेज बैंक के पास जो राइट है वो इंडिया का है, एंड श्रीलंका का जो राइट है वो कच्चा थीयू पे है। मेनली ये डिस्कशन इसलिए आ गया था, अभी जब इलेक्शन चल रहे थे तो इसमें जो बीजेपी कंटिन्यूअसली अटैक कर रही थी कि कांग्रेस के जमाने में अपना जमीन दे दिया गया था। ओके, फिर कांग्रेस की तरफ से ये जवाब आ रहा था कि लेकिन 10 साल आपने कंटिन्यूअसली रूल किया, इसमें भी आपने रिकॉग्नाइज किया, जब भी वहाँ के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो भी आते थे तो आप रिकॉग्नाइज करते थे। एकाएक इलेक्शन के टाइम में आप कह रहे हैं कि ये हमारी गलती है, अगर ऐसा होता तो आप रिपील कर दिए होते। तो दिस इज द ऑल थिंग। तो यही मैटर ये चल रहा था बीच में जो हमारे लिए काम का था कि हमें कभी, जैसे पॉलिटिकल है, छोटी छोटी चीजों को अगर आप पॉलिटिक्स में लाते हैं तो इससे जो श्रीलंका का रिलेशन था इंडिया का वो खराब होने लगा था। श्रीलंका की जो गवर्नमेंट थी वो बोलने लगी थी कि जो ऑलरेडी एग्रीमेंट है उस पर दोबारा आप डिबेट करके एक दूसरे से छीना छानी नहीं किया जा सकता, ऐसे तो सब कोई पीछे चला जाएगा। जैसे हमने अभी बांग्लादेश के साथ जो लैंड एग्रीमेंट किया था उसमें हमने कुछ जो कॉन्क्लेव थे वो हमने एक्सचेंज किए थे। ऐसा था कि जैसे कि कुछ एरिया जो बांग्लादेश में था इंडिया का राइट था, कुछ बीच बीच में जैसे होता है ना कि ये जैसे मानो यहाँ इंडिया है और यहाँ बांग्लादेश है, अब ये बांग्लादेश वाला एरिया ये इंडिया का एरिया। ओके, अब यहाँ पे कुछ ऐसे एरिया थे जो अंदर थे बांग्लादेश के, लेकिन उस पर राइट इंडिया का था। ये ऐसा था, ये दिस इज मेनली ड्यू टू द जो हमारे जो प्रिंसली स्टेट थे, जो राजवाड़े थे, उनके रूल के कारण था। छोटे छोटे राजवाड़े थे, जब इंडिया आजाद हुआ था तो 562 राजवाड़े के आसपास थे प्रिंसली स्टेट, तो छोटे छोटे थे। ये माना जाता है कि दो राजवाड़े यहाँ पे जो थे, कूच बिहार एंड वन ऑफ द अदर राजवाड़ा, वो आपस में दोनों राजा बैठ के पासा खेल रहे थे और वो एक दूसरे की जमीन को उस पासे के खेल में वो शर्त पे लगा रहे थे, जुए पे नहीं होता है। तो ये इसके एरिया को हार गया, मतलब इसके कुछ गांवों को हार गया। दैट्स वाई आफ्टर जब हमने हुआ वो लिया
तो ये जो स्टेट था वो बांग्लादेश में गया, ये जो इंडिया में आ गया, लेकिन इसका राजा ये जीता हुआ था कुछ एरिया, तो वो उस पे राइट्स इंडिया का आने लगा, कुछ ऐसे था, ये कहानी है। अब दिक्कत ये था कि यहाँ के लोग को कुछ भी जो मार्केट आसपास की थी वो बांग्लादेश की थी। अब उनका मानिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना हो थोड़ा भी, अब आपको हर बार पास दिखाना पड़े, आपको वीजा लेना पड़े, एक तकलीफ हो जाएगी ना। जैसे आपको जाना हो कुशीनगर, आपको कसिया हाटा कहीं पे भी जाना हो, या इधर कहीं पे भी आपको महाराजगंज जाना हो और आपको 10 किलोमीटर ही वीजा लेना पड़े और वापस आने के लिए लेना पड़े, तो एक काफी दिक्कत होने लगती है। ऐसे में लोगों का जो राइट्स होता है वो काफी हैम्पर हो जाता है। तो ऐसे था कि इंडिया और बांग्लादेश ने एक साथ बोला कि जो आपके इधर है, जैसे कुछ इनके भी इधर थे, तो आप जो इधर वाले हैं वो इंडिया में मिला लिया जाए, जो बांग्लादेश के अंडर में आ रहे हैं बांग्लादेश ले ले। लेकिन दिक्कत ये थी कि जो इंडिया दे रहा था, इनके अंदर जो हमारे इनक्लेव थे वो ज्यादा थे। इनक्लेव का मतलब होता है चारों तरफ से दूसरे देश के एरिया से घिरा हुआ एरिया को इनक्लेव कहते हैं। जो हमारा था वो ज्यादा था। अब होता है कि अपोजिशन मुद्दा उठाने लगता है कि आपने अपना जमीन दे दिया, ज्यादा जमीन दे दिया, लेकिन जो गवर्नमेंट होती है वो हमेशा हेडेक को खत्म करना चाहती है कि जो लोग हैं उनको भी तो दिक्कत हो रही है। तो ऐसे में है कि जो गवर्नमेंट अगर फुल मेजॉरिटी में होती है तो दैट्स टेक द डिसीजन। जैसे ये लैंड एग्रीमेंट बहुत सालों से था, 1990 से ही था। राजीव गांधी की जब गवर्नमेंट गिरने वाली थी लास्ट टाइम पे, उन्होंने इसको रिकॉग्नाइज कर दिया था, लेकिन कंटिन्यूअसली कोलिशन गवर्नमेंट था, दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू फाइनलाइज दिस एग्रीमेंट। बीजेपी की गवर्नमेंट आई है तो उनके पास मेजॉरिटी थी, तो उन्होंने फाइनलाइज कर दिया। क्लियर हो रहा है? तो मैं क्या बता रहा था, यहाँ पे जो सेम एरिया था, सेम चीज था, वो श्रीलंका के भी साथ था। अब श्रीलंका और इसके बीच में मतभेद था इसको लेके। अब कैसे इसको रिजॉल्व करें? तो जब इंदिरा गांधी मेजॉरिटी में थी, ब्रूट मेजॉरिटी उनके भी पास था, तो उन्होंने कहा ठीक है ले जाओ। ये बार बार दिक्कत होती है ना, आप छोटे से लैंड के लिए बड़े बड़े पोर्ट पे अपना बाजी हार जाते हैं। मतलब उसका दिक्कत के कारण, माने कोई पोर्ट का अगर आया कॉन्ट्रैक्ट इंडिया को देना है, अब गुस्से में वो चाइना को दे दे तो हो गया ना, कोलंबो का पोर्ट बनाना है। तो छोटे छोटे जो मुद्दे होते हैं कोशिश गवर्नमेंट करती है कि वो हटा के जो बड़ा मुद्दा है उस पर ध्यान दिया जाए, तो चाइनीज इन्फ्लुएंस ना हो। दैट्स व्हाई वी गेव द रिकॉग्निशन ऑफ द कच्चातीव टू द श्रीलंका। और जो वेज बैंक था उस पर हमारा हो गया। वेज बैंक के होने के बाद भी हम यूज नहीं करते हैं, वो वैसे ही खाली है। जब तक नहीं था तब तक लड़ाई था। कच्चातीव का कोई वैसे यूज नहीं है, वहां पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। बस उसका यूज ये होता है कि जब मछुआरे जाते हैं समंदर में तो वहां जाके रेस्ट करते हैं। अभी भी वहां पे कोई घर नहीं है, नॉट ए सिंगल पर्सन लिव इन टू द कच्चातीव। लेकिन मुद्दा है कि पॉलिटिकल मुद्दा बन जाता है। तो यही बीच में था जब डिबेट चल रहा था, तो ये हमारे लिए है, हम अपने जब भी लिखना हो ऐसे मैटर पे तो हम ये लिख सकते हैं कि दिस टाइप ऑफ द थिंग शुड नॉट बी पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल कैंपेन एंड द पॉलिटिकल डिबेट। ये जो इंटरनेशनल रिलेशन होता है दैट शुड बी द सेपरेट एरिया। यहाँ पे ये नहीं हो रहा है कि आपका एमएलए का इलेक्शन हो रहा है या एमपी का इलेक्शन हो रहा है, आप इस सब चीजों को उछाल के चीजों को मुद्दा बनाए, क्योंकि इससे आप और कंट्रीज के साथ रिलेशन खराब करें। दिस इज द मेन थिंग दैट वी शुड नो। और ये सब क्लियरिटी होनी चाहिए कहाँ पे है, क्यों है। उस दिन मैप में मैंने दिखाया था, तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे दिया है दिस इज द वाटर हेसिंथ। ये क्या होता है? जलकुंभी है। क्या दिक्कत है इससे? क्या दिक्कत है इससे? व्हाट इज द इशू? दिस इज मेनली इन्वेसिव स्पीसीज। इन्वेसिव स्पीसीज का मतलब क्या होता है? ये तो इनका अलग गुण है। इन्वेसिव स्पीसीज का मतलब क्या हुआ? इन्वेजन का मतलब क्या होता है? इन्वेजन, इन्वेजन का मतलब होता है कि कोई बाहरी आप पे अटैक कर दे, होता है ना। इन्वेजन का सिद्ध हिंदी में यही मतलब होता है। ये इंग्लिश वर्ड है इन्वेसिव स्पीसीज। जो स्पीसीज वहां पे नेटिव नहीं हो, अमेरिका से उठा के लाया, यहां लगा दिया और इतने तेजी से ग्रोथ किया कि यहाँ के जो लोकल स्पीसीज है उनको वो रिमूव कर दे। आप दिल्ली और बंबई में देखते होंगे लड़ाई हो जाती है कि जो बिहार के लोग हैं या यूपी के लोग हैं उनके जॉब ले जा रहे हैं, उनकी जनसंख्या इतनी हो गई कि हम इरेलीवेंट हो रहे हैं। सेम मुद्दा बंगाल में भी चलता है कि बांग्लादेश से जो आए हैं मुस्लिम्स, उनके कारण वहाँ के जो लोकल्स हैं उनकी जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन है कम हो गई। ओके, ऐसे भी मुद्दा यूरोप में आजकल चल रहा है कि जो यूरोप, जो अफ्रीका से और एशिया से लोग आके उनका जॉब खा ले रहे हैं। सेम ऐसे स्पीसीज में होता है। स्पीसीज में अगर कोई बाहरी स्पीसीज आ जाए, उनका ग्रोथ इतना ज्यादा हो कि लोकल स्पीसीज का जगह वो ले ले, तो ऐसे कंडीशन में जो इन्वायरमेंटल थ्रेट आ जाता है, जो वहां की जो नेटिव स्पीसीज है वो एक्सटिंक्ट होने लगते हैं। होता है ना कि जब आप मुंबई में जाके यहाँ के सब लोग कर देंगे तो मराठा लोगों को कहाँ से जॉब मिलेगी? आ जाओ गेटिंग ना।
कि ये मुद्दा यहाँ पे भी आ सकता है। जब यही आके सारा, जैसे इन्होंने कहा सारा ऑक्सीजन ये ले लेगा जो नीड है इसको बायोडिग्रेडेशन के लिए फॉर द डेथ प्रोसेस, तो अलग जो और लोगों की चीज है वो कहाँ से आएगी? जो नीचे मछलियां लेती होंगी वो रिसोर्सेज सब ये कंज्यूम करेगा। तो ऐसे कंडीशन में जो लोकल फिश होते हैं उनका डेथ होने लगता है। दैट यू शुड नो। क्लियर? एससीओ समिट इनटू द कजाकिस्तान। तो क्या है एससीओ? संघाई कब स्टार्ट हुआ था? मेनली इट वाज स्टार्टेड इनटू द, यहां पे ये था कि जैसे जब यूएसएसआर डिस इंटीग्रेशन हो गया, उसका टूट गया यूएसएसआर, हेजेमनी हो गई यूएस की, यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया। ऐसे में चाहिए कि जो हेजेमनी है यूएस का उसको बैलेंस कैसे किया जाए। अब कम्युनिस्ट जो कंट्री जो बचे वो रसिया, चाइना, इन्होंने बचा, और जो सेंट्रल एशियन कंट्री थे थोड़ा उनमें सोशलिस्ट का इम्पैक्ट था। तो उन्होंने मिलकर कहा कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। दैट वाज टोटली फॉर द, स्टार्टिंग में जो था वो डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक कंसीडरेशन के लिए था। अभी भी ये यही है। ओके इंडिया इसको में जाने से बहुत दिनों तक हेजिटेट था, क्योंकि इंडिया का जो हमारी पॉलिसी है, क्या पॉलिसी है एट द इंटरनेशनल स्टेज? नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी है। सिंपल सी बात है, नॉन अलाइनमेंट हमारा ये है कि हम किसी के साथ अलाइन नहीं करेंगे और सबके साथ हमारे अच्छे रिलेशन होंगे। नॉन अलाइनमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि सबके साथ हमारा निगेटिव रहेगा। नॉन अलाइनमेंट का मतलब हम किसी के साथ अलाइन नहीं करेंगे, हमारा मिडिल पाथ होगा। हम इनसे भी ट्रेड करेंगे, इनसे भी ट्रेड करेंगे, इनसे भी दोस्ती रखेंगे, इनसे भी डिफेंस का इक्विपमेंट करेंगे। हम रसिया से भी डिफेंस का इक्विपमेंट खरीदते हैं, यूएस से भी खरीदते हैं। हम यूएस से भी हमारा ट्रेड काफी हाई है, रसिया से भी ट्रेड हाई है। तो ऐसे कंडीशन में इंडिया बहुत हेजिटेंट था इसको ज्वाइन करने के लिए। स्टार्टिंग में तो हमारे प्राइम मिनिस्टर का रिप्रेजेंटेशन भी नहीं होता था, बहुत दिन तक हम ऑब्जर्वर हैं। अब ये बात हुआ कि 2000 धीरे धीरे आते आते ये प्लेटफॉर्म थोड़ा स्ट्रांग होने लगा। अब प्लेटफॉर्म स्ट्रांग होता है तो कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म होता है, तो आप सोचते हैं हमारी भी वहां पे प्रेजेंस हो। तो इंडिया का ये होने लगा कि हम भी थोड़ा सा प्रेजेंट करने लगे। ओके और वहां पे जैसे सेंट्रल एशिया में हम इंटर करना चाहते थे। सेंट्रल एशिया के पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, जैसे क्रूड ऑयल हो या कोई भी ये यूरेनियम चीजें हो, जो भी अभी न्यूक्लियर एनर्जी का जो प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं काफी है इनके पास। तो हमारे पास एक ऑप्शन रास्ता खुलेगा। फिर हम ट्रेड भी, लैंड लॉक्ड है सेंट्रल एशिया, बीच में पाकिस्तान चाइना पड़ जाता है तो हम क्रॉस बाईपास नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें चाहिए कि एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, तो धीरे धीरे हम रास्ते के लिए भी पुश करेंगे। सेंट्रल एशिया को भी नीड होगा ना, दैट्स व्हाई वी स्टार्ट इंटरिंग। और रसिया पुश करने लगा इंडिया के एंट्री के लिए, क्योंकि रसिया चाहता था कि चाइना का बैलेंस करे। भले वो दिखा रहे हैं एक ग्रुप में है, लेकिन सबको पता है कि अभी भी यूएस नंबर 1 ही रहने वाला है। कुछ नहीं तो 10 साल यूएस को कोई नहीं रिप्लेस करने वाला है। और 10 साल तक जो फाइट चलेगी वो कंटिन्यूअसली फाइट चलेगी सेकंड पोजीशन के लिए। सेकंड पोजीशन पे बहुत है, रसिया, चाइना, दे आर ऑल फाइटिंग फॉर द सेकंड पोजीशन। क्लियर है कि अभी यूएस के पास इतना स्ट्रांग है कि यूएस 10 साल तक नहीं रिप्लेस कर पाएंगे। लेकिन जो फाइट चलेगी दैट विल बी फॉर द सेकंड पोजीशन। सेकंड पोजीशन में कौन लड़ रहा होगा? रसिया, चाइना मेन यही कंटेंडर है। इंडिया भी बाद में आ सकता है, इंडिया भी कहीं ना कहीं कंटेंट करेगा। तो इसको लेके रसिया चाहता था कि चाइना को नीचे पुश करें या बैलेंस करने के लिए इंडिया आएगा, हमारे सपोर्ट में आएगा। अब चाइना भी होशियार, चाइना ने कहा फिर पाकिस्तान भी आना चाहिए इंडिया के साथ। तो 2017 में इंडिया और पाकिस्तान की एक साथ एंट्री हुई है। तो ये याद रखिएगा, इंडिया एंड पाकिस्तान इंटर इनटू द 2017। ओके अभी इनका जो मेन एक ये चला रहे हैं, मेनली इनका जो प्लेटफॉर्म है जो यहाँ पे हम अपना पुश कर सकते हैं उसका है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, इसको रैप्स कहते हैं। रैप्स पे ये हो रहा है कि हम एंटी टेररिज्म की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान भी है तो कहीं ना कहीं हम पुश कर सकते हैं कि भाई आप जो आपके अंदर टेररिस्ट ग्रुप हैं जिनको आपने पॉलिटिकल पार्टी का एक तरीके से रिकॉग्निशन दे रखा है, मैक्सिमम जो टेररिस्ट ग्रुप है वो पाकिस्तान में एज ए ये पॉलिटिकल पार्टी वर्क करते हैं। तो कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट में जो अगर हम पुश करें तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के खिलाफ एक एक्शन लिया जा सकता है। देखिए जैसे आपका दुश्मन हो तो सिर्फ ये नहीं होता है कि आप बोलना बंद कर दें, तरीका ये होता है कि सोल्यूशन ढूंढें। सोल्यूशन के लिए होता है कि आप बात भी करें और लोगों से प्रेशर बनवा के चीजें जो आपके फेवर में है वो करवाने की कोशिश करें। तो इस प्लेटफॉर्म में पाकिस्तान भी है, इंडिया भी है। पाकिस्तान का दोस्त चाइना है, इंडिया का दोस्त रसिया है। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे का प्रेशर बना के चीजों को स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है। जैसे पाइपलाइन की बात हो रही, ईरान या किर्गिस्तान, इन सब के साथ हमारी पाइपलाइन की बात हो रही है। बीच में पाकिस्तान आने के कारण वो
जो हमारा जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर ये हैं वो हम डेवलप नहीं कर पा रहे हैं और हमें समंदर से होकर ईरान से होकर गुजरना पड़ रहा है, उसका कॉस्ट काफी हाई होता है। आपको यू हैव टू मेक द पाइपलाइन अंडर द सी, तो कहीं ना कहीं वहां पे कॉस्ट हाई होने लगता है। ओके, जो रास्ता है वो भी बढ़ेगा, रूट बढ़ेगा एंड कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट वो भी बढ़ने लगता है। तो दैट इज द रीजन। समझ में आ रहा है क्यों, क्या फायदा है, कैसे हम यूज करना चाहते हैं। दिस इज द ऑल अबाउट द एससीओ। इंडिया के इस बार एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर गए हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी इस पे काफी आर्टिकल आएगा, वी विल सी दैट। नेक्स्ट न्यूज है, टेक्स्ट ऑफ द लॉज चेंज बट क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन अवेट्स रिफॉर्म्स। वाजपेयी, जो जीएस वाजपेयी हैं, ये 2020 में जो तीनों लॉ हम चेंज कर रहे थे उसका ये मेन चेयरमैन थे, चेयरपर्सन थे, वो लीड कर रहे थे कि कैसे रिफॉर्म किया जाए। तो इनका मेन मानना है कि अभी भी जो है जितने भी लॉ है मैक्सिमम टेक्स्ट सेम रखा गया है। 70% ऑफ द टेक्स्ट जो है, लॉज जो क्लॉजेज है वो सेम है, 30% में थोड़ा सा चेंज हुआ है। और उस 30% को चेंज लाने के लिए मैक्सिमम जो बात हुई है वो डिजिटाइजेशन की बात कही गई है। थोड़ा रिफॉर्म किया गया कि अकाउंटेबिलिटी की, जुडिशरी जो है वो टाइम बाउंड में दे। अभी हमारे पास कुछ नहीं तो 3 करोड़ से 4 करोड़ के बीच में पेंडिंग केसेज है। आर गेटिंग ना, पेंडिंग केसेज इनटू द ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो कोर्ट है, 4 करोड़ पेंडिंग केसेज है। ऐसे में क्या है कि बर्डन जुडिशरी पे बढ़ रही है। तो इसके लिए इन्होंने कहा कि टाइम बाउंड में जब आपका चार्जशीट हो उसके अंडर 16 डेज आप जजमेंट दे दीजिए। नहीं तो आपका जब जजमेंट आए तो फाइनल जो लिख के आप देते हैं फाइनल जजमेंट, वो 30 to 45 डेज में आप दे दीजिए। मतलब एक टाइम बाउंड मैनर में हम जजमेंट भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैक्सिमम जो क्राइम सीन था पहले मैक्सिमम रिटेन चीजें होती थी, अब कह रहे हैं कि रिकॉर्ड कीजिए आप वीडियो से। यहाँ पे है कि रिकॉर्डिंग एंड अदर थिंग हैज मेड द कंपलसरी। कल भी हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि रिकॉर्डिंग एंड अदर थिंग हैज बीन मेड, जैसे हो गया ना कि रिकॉर्डिंग ऑफ द सोर्स एंड द सीजर ऑफ द ईच ऑफ द क्रिमिनल केस एंड ऑल्सो फॉर द फॉरेंसिक जो हो गया, जितने भी खासकर जितने भी पनिशमेंट 7 ईयर से ज्यादा है उनका फॉरेंसिक कंपलसरी बना दिया है कि किसी भी केस में फॉरेंसिक रिपोर्ट दीजिए। क्यों फॉरेंसिक चाहिए? मोर एक्यूरेसी हो, जैसे कि हो, जैसे उस दिन मैं डिस्कस कर रहा था ना कि ऐसे मार पीट के आप जवाब ले लेते हैं या आप उसका विटनेस ले लेते हैं, दैट इज द डिफरेंट थिंग। लेकिन आप साइंटिफिकली प्रूव करते हैं कि हाँ इसी बंदूक से किलिंग हुई है, इन पे इनका फिंगरप्रिंट है और जहां पे गोली लगी है उनका जेनेटिकली हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। हो गया ना कि डिफरेंट, वहां पे आप साइंटिफिकली जाके सब प्रूव करते हैं बिना किसी से आप उनका स्टेटमेंट लिए। यू प्रूव करते हैं कि आप ही उस समय थे क्योंकि आपकी नाम वहां पे एंट्री थी, क्योंकि आपका वहां पे सिग्नेचर है और पेन पे जो है उस समय आप ही का वो फिंगरप्रिंट है। होता है ना, जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं कि मोस्ट ऑफ दैट विदाउट द टेकिंग द स्टेटमेंट ऑफ द पीपल यू आर प्रूविंग बाय द डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स एंड द एक्टिविटी दैट विल बी, ये किससे होगा? फॉरेंसिक रिपोर्ट से ही होगा। एंड दैट्स व्हाई दे हैव बीन मेड द कंपलसरी इन दिस। ओके, यहाँ पे केसेस दिया, नियर अबाउट 3.4 केसेस पेंडिंग है और 1 करोड़ वर द पेंडिंग मोर देन ए ईयर। मतलब हो गया कि जो 1 करोड़ केस है वो 1 साल से भी ज्यादा टाइम से पेंडिंग है। तो दैट इज द मेन कॉज ऑफ द कॉन्सोर्ड। क्लियर हो रहा है? ये तीनों लॉ के बारे में क्लियरिटी एक दिन समझाया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 3 लॉज, कि कैसे इंडियन पेनल कोड जो उसका अभी जो न्यू नेम है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम, व्हाट इज द डिफरेंस इन दिस 3 लॉज? मैं उस दिन बताया था ना, आप क्या बताया था, आपको याद है? व्हाट इज द डिफरेंस तीनों लॉ में? आपको भारतीय न्याय संहिता बताया था ना कि दिस इज फॉर द डेफिनेशन ऑफ द क्राइम एंड द पनिशमेंट। इसमें सिर्फ इतना ही है कि क्या क्राइम है, उसका पनिशमेंट क्या है। जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसमें यह है कि क्राइम हो गया, उसको प्रोसीजर कैसे फॉलो करेंगे, कि उसको कोर्ट में किस तरीके से लेके जाया जाएगा। जो होता है ना कि जुडिशियल कस्टडी में जेल में बंद कर देते हैं, वहां से पुलिस लेके आती है कोर्ट में, फिर कितने समय के लिए उसको रखा जाएगा, कैसे प्रोसेस किया जाएगा, कैसे प्रोसीडिंग होगी कोर्ट की, वो सब इसमें लिखा गया है बाय द नागरिक, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। द हो गया ना कोड ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर, यही होता है ना कैसे प्रोसीजर होगा। एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम, दिस विल से दैट द, जो हमने बोला कि जो डिफरेंट विटनेस है
उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। जैसे ये होगा ना कि जो रिकॉर्डिंग होगी वो कितने देर के लिए होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए रिकॉर्डिंग में, फोटोग्राफी हो रही तो कितने एरिया का होना चाहिए, कैसे ये इस पेन को उठाया जाएगा कि इस पे से मेरा फिंगरप्रिंट ना गायब हो। टोटल जो प्रोसीजर है कि एविडेंस को कैसे हैंडल करना है, दैट इज मेंशन इनटू द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। प्रीवियसली इट वाज द इंडियन एविडेंस एक्ट। क्लियर हो रही है तीनों में क्या डिफरेंस है? तीनों अलग अलग है, तीनों का अलग अलग डिफाइंड क्राइटेरिया है, डिफाइंड एरिया है, दैट विल बी फॉलोड सेपरेटली। नेक्स्ट न्यूज, इंडिया इनवॉय हाईलाइट एनर्जी ट्रेड ties ahead of the PM हसीना विजिट टू द चाइना। इसमें मेनली ये बात कर रहे हैं जो इंडिया, नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश, इस 4 कंट्रीज का जो कन्वर्जिंग पॉइंट है दैट इज द एनर्जी ट्रेड। एनर्जी ट्रेड क्यों? 2 कंट्री नेपाल एंड भूटान, दे आर द एट द माउंटेन रीजन, मोस्टली दे आर द सोर्स ऑफ द रिवर्स, एंड रिवर्स का सोर्स है, माउंटेन भी है, तो नेचुरली जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है पैदा हो सकती है। नीचे से अगर पानी ऊपर से गिर रही है, टरबाइन लगा दिया जाए तो अपने आप घूमेगा, इलेक्ट्रिसिटी का जो पोटेंशियल होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द जो फ्लो रिवर का होता है, उसमें नॉर्मल नहीं होता है, लेकिन पहाड़ी एरिया में दे हैव द मोर पोटेंशियल। तो ये दोनों के पास इलेक्ट्रिसिटी का सरप्लस है और इनका मेन जो अर्निंग रेवेन्यू का सोर्स है दैट इज द इलेक्ट्रिसिटी। और इंडिया एंड बांग्लादेश दे आर द डेफिसिट, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का हमेशा कमी रहता है। तो दोनों का कन्वर्जिंग पॉइंट है, एक के पास ज्यादा, एक के पास कम है। इंडिया के पास टेक्नोलॉजी ज्यादा है, पैसा ज्यादा है तो फंडिंग कर सकता है, उनके पास पैसे नहीं है तो वो इक्विपमेंट्स एंड जो रिसोर्स है वो नहीं क्रिएट कर सकते। तो दोनों को फायदा हो रहा है। आपके पास तो पहाड़ है, पानी है, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास मशीन नहीं है, टूल्स नहीं है। एंड इंडिया के पास पहाड़ नहीं है, पानी नहीं है, खासकर इस एरिया में जो बिहार वाला एरिया, जो बांग्लादेश प्लेन हो जाता है थोड़ा सा, तो वी आर लैकिंग द वाटर रिसोर्स एंड द दोज वाटर्स दैट कैन, जहां से प्रोडक्शन हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी का। बांग्लादेश में भी यही है, तो बांग्लादेश को हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं बाय द, जो वहां पे पैदा करते हैं वो हम क्रॉस करा के बांग्लादेश को देते हैं। ग्रिड जो हमारा है, जो हमने इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन का ग्रिड है, वो इंडिया ने स्ट्रांग बना के रखा है। तो दैट्स व्हाई वी हैव द पोटेंशियल फॉर द सप्लाई साइड, जो हमारा कि हम वहां पे जो इनपुट्स दे सकते हैं, और इनके पास नेचुरल रिसोर्सेज है, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे का ये कन्वर्जिंग पॉइंट है, एक दूसरे का एक तरीके से कोलैबोरेशन का ये कॉमन पॉइंट हो सकता है। दैट्स व्हाई दिस कुड बी द बेस फॉर द साउथ एशियन का जो इंटीग्रेशन हो सकता है या कोलैबोरेशन हो सकता है, उसका एक मेन पॉइंट एनर्जी ट्रेड भी हो सकता है। दिस इज द मेन थिंग। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट न्यूज हमें सिर्फ इतना है कि हाउस एडजॉर्न्ड साइन डाई लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ? एक दिन हम लोगों ने इसका डिस्कस किया था, फिर गलत हो गए। मैंने उस दिन कहा था 3 टर्म डिफाइन किया था, एडजॉर्न, एडजॉर्न साइन डाई एंड एडजॉर्न मोशन। 3 चीजें डिफाइन किया था उस दिन। एडजॉर्न मोशन उस दिन था, एडजॉर्न भी था, एडजॉर्न साइन डाई भी था, 3 चीजें थी। व्हाट इज द डिफरेंस? मेन डिफरेंस ये है कि एडजॉर्न का मतलब होता है कि एक टेम्पोररी, थोड़े टाइम के लिए बता के प्रोसीडिंग को कैंसिल कर दिया जाए। हो हल्ला हो रहा है, अब स्पीकर को ये लगने लगे कि अब चीजें नहीं आगे बढ़ सकती हैं, कुछ देर के लिए कह दे कि अब मीटिंग ही बंद करा दिया, सेशन बंद हो गया, शांति से लोग आएंगे, फिर प्रोसीडिंग स्टार्ट किया जा सकता है। तो वो बोल देते हैं कि नॉर्मल प्रोसीडिंग का टाइम क्या होता है? बिटवीन 11 to 1 पहला सिटिंग होता है, दूसरा सिटिंग 2 to 6 होता है। अब मानिए 3 बजे झगड़ा होने लगा, या 2 बजे, 2 बजे स्टार्ट हुआ, 2:30 बजे वो लोग आपस में वेल में आ गए, लगे नारे लगाने। तो अब ऐसा लगने लगा कि प्रोसीड नहीं हो पाएगा, तो वहां पे स्पीकर नॉर्मली एडजॉर्न करते हैं कि 2:30 बजे एडजॉर्न कर रहा हूं, 4 बजे फिर आइएगा, चाय पानी पी के फिर से स्टार्ट करते हैं, शांत माहौल रहेगा, वी कैन स्टार्ट। तो उसको एडजॉर्न करते हैं। क्लियर? एडजॉर्न साइन डाई तब होता है जब मैक्सिमम प्रोसीडिंग खत्म हो गया है, लास्ट का टाइम है, 1-2 दिन बचा है या लास्ट के 3-4 घंटे बचे हैं, उसमें ये सब होने लगा, स्लोगन लेने लगे या वेल में आके लगे पेपर ऊपर फाड़ के फेंकने, जो नॉर्मल होने लगता है। ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं कि जो स्पीकर होते हैं उनको लगता है कि अब वैसे भी सेशन का लास्ट टाइम चल रहा है, तो कोई जरूरत नहीं है कि तुरंत स्टार्ट करने का, तो ऐसे केस में वो साइन डाई कर देते हैं कि बहुत ज्यादा बवाल हो रहा है, लोग चलने ही नहीं दे रहे हैं। जैसे 3-4 बार एडजॉर्न हुआ, बार बार आके लोग वेल में आ जा रहे हैं कि वो मामला ठंडा ही नहीं हो रहा है। जैसे अभी फार्मर्स इश्यू को लेके बीच में होने लगा था, एकदम कंटिन्यूअसली डिस्टर्बन था कई दिन तक। ऐसे केस में
एडजॉर्न साइन डाई होता है। साइन डाई का मतलब होता है कि बिना बताए डेथ हो गया, मतलब वो अब उसके लिए बाद में नोटिस दिया जाएगा, नोटिस तुरंत नहीं दिया जाएगा। एक तो स्पीकर बता के एडजॉर्न करते हैं कि 4 बजे आएंगे, 4:30 बजे आएंगे। उन्होंने कहा सिर्फ कि टाइम नहीं फिक्स है, वी डोंट नो। जाएंगे वो अपने पार्लियामेंट्री जो अफेयर्स मिनिस्टर उसे डिस्कस करेंगे, करना है नहीं करना है, या तो पूरे उसको डिजॉल्व करना हो। तो ऐसे केस में वो बाद में जो प्राइम मिनिस्टर सजेस्ट करता है या पार्लियामेंट्री मिनिस्टर सजेस्ट करता है, प्रेसिडेंट उसको डिजॉल्व कर देता है। क्लियर? तो साइन डाई का मतलब होता है बिना बताए लंबे टाइम के लिए वो लोग स्थगित करते हैं जो सेशन है। क्लियर हो रहा है? एडजॉर्नमेंट मोशन इज डिफरेंट थिंग। जो मोशन होता है वो होता है कि नॉर्मल प्रोसीडिंग चल रही है और उसमें कोई घटना घट गई और ऐसे घटना पे तुरंत कोई डिस्कशन करके पार्लियामेंट को तुरंत कोई डिसीजन लेना है या गवर्नमेंट से तुरंत कोई अब उसका स्टेटमेंट लेना है कि आप क्या करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी कहीं एक्सीडेंट हो गया, रेल एक्सीडेंट, या कहीं पे भी कुछ लोग ट्रैप हो गए, या कहीं से साइक्लोन आया और वहां पे काफी लोगों का डेथ हो गया, तुरंत वहां पे डिसीजन लेना है कि कैसे लोगों को बचाया जाए। ऐसे कंडीशन में मोशन पास होता है जिसका नाम है एडजॉर्नमेंट मोशन, ताकि नए मुद्दे पे डिस्कशन तुरंत स्टार्ट हो। जो नॉर्मल प्रोसीडिंग होती है उसको तुरंत बंद कर देते हैं। जैसे कल परसों मोशन ऑफ थैंक्स चल रहा था, प्रेसिडेंट ने पहले भाषण दिया, उसके बाद सब लोग डिस्कस कर रहे थे कि इसमें क्या कमी है, इसमें क्या क्या इसका एडवांटेज है और क्या इसका क्रिटिसिज्म है, यही चल रहा था। अब सडनली कहीं पे साइक्लोन आया, साइक्लोन अटैक वहां पे हुआ या कहीं पे टेररिस्ट अटैक हो गया, तुरंत किसी ने, जस्ट टेक द एग्जांपल, चाइना ने अटैक कर दिया। ऐसे कंडीशन में पार्लियामेंट को एक डिसीजन लेना है कि कैसे हम क्या करें। पूरा उसमें अपोजिशन का भी समर्थन होना चाहिए, एकजुट होकर डिसीजन लेना पड़ता है, या किसी मुद्दे पे गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना है। जैसे एक फार्मर्स प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया, अब अपोजिशन चाहता है कि जो फार्मर्स का मुद्दा है वो पहले डिस्कशन हो। नॉर्मल चल रहा था मोशन ऑफ थैंक्स, सडनली वहां पे फार्मर्स प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाए और वहां पे गोली चल जाए, 100 फार्मर्स का डेथ हो जाए, तो अपोजिशन क्या करेगा? टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट तुरंत वो एडजॉर्नमेंट मोशन लाएगा कि आप फार्मर के मुद्दे को लाइए, मोशन ऑफ थैंक्स एंड अदर थिंग जो ओथ टेकिंग का आपका ये सब चल रहा है ये हटा दीजिए, जो सीरियस मुद्दा है उस पर डिस्कस कीजिए। ऐसे कंडीशन में तुरंत आप नॉर्मल प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट को हटा नहीं सकते, उसके लिए आपको स्पेशल मोशन लाना होता है, दैट इज नेम्ड एट द एडजॉर्नमेंट मोशन। क्लियर हो रहा है? ये लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि एडजॉर्नमेंट ही एडजॉर्नमेंट मोशन है, टोटल मीनिंग चेंज हो रहा है। दूसरा जो है वो नए इश्यू पे डिबेट के लिए आ रहा है, दैट इज द, यहां पे मोशन आ जा रहा है। अब इसके लिए पहला कंडीशन ये होता है कि 50 पार्लियामेंटेरियन की सपोर्ट होनी चाहिए, इसको पहले तो मोशन को सबमिट करने के लिए। और इस पे जो डिस्क्रिशन होता है दैट विल बी एट द स्पीकर, स्पीकर का डिस्क्रिशन होता है कि वो एक्सेप्ट करे कि नहीं करे। मोस्टली एक्सेप्ट करना होता है, अगर स्ट्रांग अपोजिशन है और लगता है कि यस जेन्युइन है तो वो एक्सेप्ट करते हैं। रेयर केस में होता है नहीं करे, वहां पे बहुत फिर विरोध और बढ़ जाता है। नॉर्मली दे एक्सेप्ट, ओके, लेकिन डिस्क्रिशन स्पीकर के पास होती है। क्लियर हो रहा है? तो ऐसे कंडीशन में ये एक तरीके का माना जाता है कि इमरजेंसी कंडीशन में लिया जाता है, गवर्नमेंट को सेंसोर करने के लिए होता है, 50 एमपी का सपोर्ट होना चाहिए। और भी कंडीशन है, कंडीशन ये होना चाहिए कि पहले इस मुद्दे पे पहले से डिस्कशन न चल रहा हो। दूसरा कंडीशन ये है कि कोई और मोशन या कोई और तरीका ना हो इस इशू को लाने के लिए। जैसे होता है कि प्रिविलेज मोशन, आप जैसे किसी मिनिस्टर ने कभी स्टेटमेंट गलत दे दिया या कोई फैक्ट मांगा किसी एमपी ने, उन्होंने गलत फैक्ट दे दिया, तो ऐसे में प्रिविलेज मोशन लाया जाता है कि आपने जो मर्यादा है पार्लियामेंट की उसको आपने ब्रेक किया है। तो ऐसा नहीं हो कि आप वो वाला मुद्दा एडजॉर्नमेंट मोशन में ला दें। तो दूसरा जो ऑलरेडी तरीका बताया गया है दूसरे चीजों के लिए, उसको आप एडजॉर्नमेंट मोशन में नहीं ला सकते। जैसे एक और होता है पॉइंट ऑफ ऑर्डर, जब पार्लियामेंट एक तरीके से जो रूल बुक के अनुसार नहीं चलता है तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर एक मोशन आता है, तो वहां पे स्पीकर से बोला जाता है कि ये जो फॉलो किया जाना चाहिए रूल बुक को वो आप नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके का चीज एडजॉर्नमेंट मोशन में नहीं होना चाहिए। ये क्लियर हो रहा है? एडजॉर्नमेंट मोशन, एडजॉर्नमेंट डाई, यूपीएससी ने 2013-14 में इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था और लोगों को कंफ्यूजन यही था कि एडजॉर्नमेंट ही एडजॉर्नमेंट मोशन है, और जितने भी ये सब मैंने बताया कि एडजॉर्नमेंट, साइन डाई, तीनों ऑप्शन थे। नेक्स्ट न्यूज दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज, इसमें सिर्फ ये जानना है कि अभी जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं
जो न्यू जनरेशन ऑफ है एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट फाइट, ओके, तेजस का ये अपग्रेडेड वर्जन है। तो इंटरनल सिक्योरिटी में अगर क्वेश्चन आए कि इंडिया क्या क्या ले रहा है अपना नेक्स्ट स्टेप, तो स्टेप यही है कि AMCA जो प्रोजेक्ट है उसमें हम जो तेजस का जो अपग्रेडेड वर्जन है वो दोनों इंक्लूड करने जा रहे हैं। दैट विल बी इंक्लूडेड बाय द 3034 में हम एकदम इंक्लूड करके ऑपरेशनल कर देंगे। दैट इज आवर एम। एडजॉर्नमेंट के बाद अब प्रेसिडेंट का आएगा कि डिजॉल्व करते हैं कि नहीं ऑफिस। तो अब देखते हैं कि सेशन डिजॉल्व हो गया तो नहीं होगा, अगर फिर नोटिफिकेशन आ गया कि होना है तो होगा। तो दैट विल बी डिपेंड अपॉन द प्रेसिडेंट का क्या नोटिफिकेशन आता है। अगर प्रेसिडेंट का हो गया कि नहीं इसको और आगे बढ़ाया जाए तो देयर विल बी कंटिन्यूटी, अगर नहीं होगा तो दे विल बी इसका एंड कर देंगे। ओके ये वैसे मानसून ही तो चल रहा था, अब देखते हैं इसका कंटिन्यूटी क्या चलता है। हाँ ये मानसून ही था, मानसून जुलाई में स्टार्ट होता है तो मानसून अभी स्टार्ट होना था, तो वही था। आप देखते हैं कि व्हाट इज द डिसीजन, ये तो प्रेसिडेंशियल डिसीजन पे होता है। पार्लियामेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ एक रूल है कि 6 महीने के अंदर, मतलब 6 महीने से ज्यादा 2 सेशन के बीच में वो ये पीरियड का गैप नहीं होना चाहिए। जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है एज पर दैट जो पार्लियामेंट का सेशन है मैक्सिमम जो गैप होना चाहिए 6 मंथ, आफ्टर दैट दे कैन डू एज पर देयर रूल बुक। ओके यहां पे बात हो रही है कि जो पोलियो वायरस था, पोलियो वायरस को मैक्सिमम हमारा टारगेट था कि दैट वी विल इरेडिकेट बाय द 2024। WHO इसको एक इनिशिएटिव लिया था और दैट वाज एमिंग टू द इरेडिकेशन ऑफ द पोलियो वायरस बाय द 2024, और मोस्टली हो भी गया था। अफ्रीका में भी हो गया था, एशिया के सबसे जो जितने भी पुअर कंट्री थे तब सब में हो गया था सिर्फ। लेकिन दिक्कत ये अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान का जो रूरल एरिया था वहां पे ये नहीं था, और उसका मेन रीजन क्या था, वैक्सीन हेजिटेंसी। व्हाट इज द वैक्सीन हेजिटेंसी? हेजिटेंसी, हेजिटेट मतलब आप कोई चीज करने से हेजिटेट होते हैं, मतलब हिचकिचाते हैं। वैक्सीन के कारण डिफरेंट टाइप ऑफ द स्टीरियोटाइपिंग होता है कई समाज में। नॉर्मल इसलिए होता है क्योंकि कई बार साइड इफेक्ट होते हैं, तो लोग ये मान लेते हैं कि दिस इज नॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ अस, दिस इज द फॉर द, इससे जैसे कभी कभी पोलियो का जब स्टार्टिंग में आया था वायरस तो कई डेथ भी हो जाते थे। डेथ होने का ये तरीका, उस समय 2 तरीके का वैक्सीन प्रमोट किया गया था। वन वाज द इनएक्टिव और दूसरा वाला था वो था ओरल लाइव वायरस। 2 तरीके से वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीन ऐसी या डाइल्यूट वायरस और द इनएक्टिवेटेड वायरस। ओके उसमें ये होता है कि जैसे एक आप जब बायोलॉजी पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे कि आपके बॉडी में कोई भी पैथोजन इंटर करता है तो आपके अंदर एक नॉर्मल एंटीबॉडी होता है नेचुरल, वो लड़ने लगता है तुरंत, होता है ना, वो पहरा करता है आपके शरीर का। तो अगर वीक वायरस इंटर करता है या वीक पैथोजन इंटर करता है तो वो आपका एंटीबॉडी उसको लड़के मार देता है, खत्म कर देता है, आपको बीमारी नहीं होती है। नॉर्मल देखिएगा कि 2 लोग 3 लोग एक ही साथ कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, एक को जुकाम हो जाएगा 2 को नहीं होगा, क्योंकि एंटीबॉडी का जो डेवलपमेंट होता है 2 लोगों में जीत गया, एक वाले में पैथोजन जीत गया। नॉर्मल यही होता है। अब जिसमें एक बार एंटीबॉडी आया पैथोन जीत गया, लेकिन धीरे धीरे वो एंटीबॉडी भी अपने आप को मजबूत करता रहता है कि अगली बार आएगा तो मैं जीत जाऊंगा। अगर जब आप दवा खाते हैं फिर आप अपने आप को बूस्ट करते हैं धीरे धीरे, जैसे लोग हॉर्लिक्स पीते हैं, चौंपरास खाते हैं कि थोड़ा सा हमारा एंटीबॉडी स्ट्रांग हो, दैट इज द मेन थिंग। ऐसे में क्या होता है कि एंटीबॉडी ग्रो करने लगता है, मतलब वो आपके जो बाहरी पैथोजन है उसको मारने में सक्षम हो जाता है। अगर आपके एंटीबॉडी को झटका लगे, पहली बार ही स्ट्रांग पैथोजन आ जाए और वो कभी उससे लड़ा नहीं है, जैसे नॉर्मल मच्छर उच्छर बचपन से काटते हैं तो ये सब वाले वायरस से हमारा बॉडी लड़ता रहता है तो जल्दी हमें डेंगू वेंगू नहीं होता है। लेकिन जैसे कोविड एकाएक आया, पहले कभी हमारा शरीर ने फेस नहीं किया था, एकाएक फेस किया था तो लोगों ने नहीं झेला, सब बीमार हो रहे थे। आर यू गेटिंग ना? जैसे लाखों सालों से मच्छर काट रहे हैं तो अब हमें इतना इम्पैक्ट नहीं करता, 10 मच्छर काट ले उसके बाद भी मलेरिया नहीं होगा जल्दी, रेयर केस में होता है। ओके लेकिन कोविड का थोड़ा सा भी टच हो रहा था तो हो जा रहा था, क्योंकि दिस वाज द फर्स्ट टाइम आवर बॉडी इज फेसिंग। ऐसे केस में ये होता है कि हम जो कोई नया वायरस होता है तो उसके केस में ये बोलते हैं कि हम हल्का सा उसका वायरस पहले ही अपने तरफ से डाल देते हैं कि हमारा एंटीबॉडी एकदम सबसे वीकेस्ट हो, वो वाला वायरस का पैथोजन डालते हैं ताकि वो लड़के
खुद क्षमता वो डेवलप कर ले, मतलब इतना हम पहले ही रिसर्च कर लेते हैं कि उसकी मात्रा उससे ज्यादा नहीं हो कि एंटीबॉडी नहीं लड़ पाए। जो मिनिमम एंटीबॉडी हम टेस्ट करते हैं और जो मिनिमम उसका स्ट्रेंथ करते हैं, उससे हम उसको लड़ा के देखते हैं। और उसके बाद वैक्सीन का यही फार्मूला होता है, उसके बाद वैक्सीन ऐसे ही हम तैयार करते हैं। जब हमें पता चलने लगता है कि ये वाला मिनिमम है, इससे जो मिनिमम जो एकदम कमजोर से कमजोर एंटीबॉडी लड़ लेगा, वो उससे उस लेवल पे हम वैक्सीन बनाते हैं। होता है ना, वैक्सीन का डिफरेंट डोज भी होता है कि बड़ों के लिए ये, छोटों के लिए वो। दैट इज द टोटली, मैं इसको सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ। ओके, तो दो तरीके से आपके अंदर ये पैथोजीन डाला जा सकता है। एक तो जिंदा ही वायरस को डाल दिया जाए आपके अंदर कमजोर करके, जैसे वो है कि वो जैसे होता है ना कि एकदम उसको कमजोर कर दिया जाए। दूसरा तरीका यह है कि उस वायरस को पहले ही मार दिया जाए, इनएक्टिवेटेड कर दिया जाए, टोटली किल, लेकिन उसके अंदर का जो जेनेटिक्स रहेगा वो तो रहेगा। जैसे होता है ना कि एक सामने पतले आदमी से लड़वा के वो हम तैयार कर रहे हैं बच्चे को, एक होता है कि सामने एक बॉडी डाल दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि यही है जो जिसे लड़ना होता है, लड़वा नहीं रहे। लेकिन ये है कि जीन उसका है, वो इंसान देखा है ना कि ऐसे ही इंसान से लड़ना पड़ेगा, तो ये इनएक्टिवेटेड होता है। और जो लाइव वायरस होता है उसका डाइल्यूटेड फॉर्म होता है, तो इसको लाइव वैक्सीन कहते हैं। उसको जनरली इसको ओरली दिया जाता है। जैसे आप देखते होंगे 2 बूंद जिंदगी के लिए पोलियो का था, 2 बूंद आपको ओरली मुंह में वो मतलब ओरली इसका एडमिनिस्ट्रेड होता था। लेकिन जो इनएक्टिव वैक्सीन होता है वो इंजेक्शन के द्वारा इंसर्ट किया जाता है। तो दैट इज द टू डिफरेंस। जो लाइव वायरस होता है ओरली दिया जाता है। कई बार ऐसा केस होता है क्योंकि वो लाइव होता है, जिंदा होता है, कई बार वो इतना स्ट्रांग होता है कि वो जो एंटीबॉडी होती है उससे वो जीत जाता है। ऐसे केस में डेथ हो जाती थी। मलेरिया का इम्पैक्ट आ जाता था तुरंत, मलेरिया नहीं भी होने होता था तो आपने वो वैक्सीन डाल के मलेरिया करवा दिया, होता था ना कि साइड इफेक्ट होते हैं। तो ऐसे जब स्टार्टिंग में पोलियो का दिया जा रहा था तो पोलियो का जो लाइव वायरस था कई बार वो उतना मतलब डाइल्यूट नहीं हो पाता था और कई बार वो एंटीबॉडी को हरा के कई लोगों में डेथ हो गया। तो उसके कारण एक निगेटिव सेटबैक हो जाता है। एक एग्जांपल चल जाता है ना, इस गांव में ऐसे पोलियो दिया, डेथ हो गई, तो लोगों में एक तरीके से उसके खिलाफ हेजिटेंसी आ जाती है। दैट इज द वन टाइप ऑफ हेजिटेंसी। समझ में आ रहा है? ये साइड इफेक्ट के कारण, जैसे अभी ये कोविड का भी लग रहा था, लोगों में बुखार हो जा रही थी कुछ देर के लिए। अभी हम देख रहे हैं कि क्लॉटिंग हो रही है, हार्ट अटैक बहुत लोगों का आ रहा है जिन्होंने वैक्सीन लिया है। खासकर ये कोवैक्सीन वाला जो है, जो ये इंडियन वर्जन था, कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन दोनों का इम्पैक्ट है, जो हमने ब्रिटेन के साथ करके करा था। ओके, ये सीरम इंस्टीट्यूट ने जो बनाया था कोलैबोरेशन विद द ऑक्सफोर्ड के साथ, ठीक है। तो इसमें दिक्कत यह है कि जो निगेटिव साइड इफेक्ट आता है उसका रीजन होता है। दूसरा हेजिटेंसी इसलिए आती है, स्क्रिप्चर रिलीजन में लिखा होता है कि आपको ये नहीं करना है, रिलीजियस स्क्रिप्चर होता है। हो गया ना कि कुछ कुछ हो गया कि इसमें इन्होंने मना किया है, इस तरीके से मना किया गया है, नहीं लिया जाता है। तो रिलीजियसली कुछ होते हैं, जो रिलीजियस लीडर होते हैं वो उसके खिलाफ वो स्टार्ट कर देते हैं। कई बार ये भी फैलाया जाने लगता है कि इसके कारण जो इम्पोटेंसी हो जाती है, जो फर्टिलिटी होती है वो घट जाती है। तो ऐसे केस में देयर आर द लॉट ऑफ र्यूमर्स। कई बार तो सही भी होता है, जैसे डेथ हुआ तो सही था। ऐसा होता है कि कई बार पोलियो से डेथ हुआ है, कोविड से कई बार हार्ट अटैक आया लोगों को जब वैक्सीन के कारण। तो साइड इफेक्ट का एक हेजिटेंसी होती है, रिलीजियस स्क्रिप्चर का वो एक होता है, तीसरा होता है जो अफवाहें फैलाई जाती हैं उसके कारण होता है। दीज आर द थिंग्स दैट क्रिएट द हेजिटेंसी इनटू द पीपल। क्लियर हो रहा है ना? उसके कारण इस दो जगहों पे है। एक क्लियर हो गया ना, इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन क्या होता है एंड द लाइव पोलियो स्ट्रेन क्या होता है। ये दो तरीके का वैक्सीन बनाने का तरीका होता है। दैट इज क्लियर है ना कैसे बना रहे हैं? वन में जिंदा ही डाल रहे हैं, दूसरे में उसके सिर्फ किल करके जीन को बचा के उसका कॉपी डाल रहे हैं प्रोटीन के रूप में। दिस इज द थिंग। जब आप बायो पढ़ेंगे तो ये बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है। कई तरीके का वैक्सीन बनाने का मेथड होता है, ठीक है। तो यही अभी जो अफगानिस्तान है और पाकिस्तान के रूरल एरिया में लोग नहीं ले रहे थे, रिलीजन के कारण भी और साइड इफेक्ट के कारण भी। वो अब दिक्कत आ रही है कि कंटिन्यूअसली वो सिटीज में भी अब पोलियो पाए जाने लगा है और ये इश्यू बन गया डब्ल्यूएचओ के लिए। जो डब्ल्यूएचओ का अब एम था वो अब बढ़ा के थोड़ा सा आगे करने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, नेक्स्ट न्यूज काफी इंटरेस्टिंग है। हाउ वी ग्रो टॉलर एट नाइट। होता है ना कि जैसे नॉर्मल हमारा जो लेंथ है वो हम बढ़ जाते हैं रात में या सुबह उठ के थोड़ा सा हमारा लेंथ बढ़ा होता है। क्यों? हम्म
काफी सही। जो ये इसके बीच में गैप नॉर्मल होता है, लेकिन दिन भर ऐसे खड़े रहे, अब जो फोर्स ऐसे लग रहा है तो जो गैप है वो कम होगा। तो नियर अबाउट 10 to 16 मिलीमीटर, बहुत छोटा होगा, लेकिन इसका डिफरेंस आ जाता है। पूरे दिन रहने के कारण वो सिकुड़ता है, इसीलिए हमारा लेंथ थोड़ा सा कम होता है। रात में जब हम रिलैक्स करते हैं तो उसको गैप मिल जाता है, तो वो वापस अपने नेचुरल पोजीशन में आता है, तो हमारा लेंथ बढ़ जाता है। और सुबह सुबह भी लेंथ बढ़ा ही रहता है, क्योंकि ग्रेविटी धीरे धीरे उसको पुश करती है। तो पूरे दिन का शाम को उसका इफेक्ट आता है मैक्सिमम। तो पहले जब से आर्मी की पहले भर्ती होती थी, तो जो कैंडिडेट होते थे नॉर्मली कहते थे कि मेरा सुबह आप चेक कीजिएगा अपना हाइट बढ़ाने के लिए। जिनका हाइट कम था तो उनको लगता था थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो मैक्सिमम जो चेक इन होती थी पहले, वो एप्लीकेशन आता था इट शुड बी इनटू द मॉर्निंग। तो यही सब कॉन्सेप्ट था। धीरे धीरे ये आया कि दिस इज मेनली फॉर द डिस्क एंड द कर्वेचर फैक्टर। जो इसमें कर्वेचर है, बीच में गैप आ रहा है, उसको, और जो इनका शेप का, डिस्क शेप का होता है, उसके बीच में जो कंप्रेशन होता है, उसके कारण ये मेनली इफेक्ट करता है। क्लियर? हरिकन तो आपको पता होगा, हरिकन इज ए टाइप ऑफ साइक्लोन। दैट इज मेनली जब ये वेस्ट इंडीज वाले एरिया में आता है तो उसको हरिकन कहते हैं, अपने एरिया में साइक्लोन कहते हैं। डिफरेंट नाम है अक्रॉस द, विली विली ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं। दिस इज द डिफरेंट नाम ऑफ द साइक्लोन। साइक्लोन ही होता है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी वर्ल्ड कप यहाँ पे हुआ है, दिस इज द न्यूज में है। और इस हरिकेन का क्या नाम है? बेरिल। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि जस्ट वर्ल्ड कप के बाद है, तो पीसीएस में चांस है कि पूछ सकते हैं कि जो बेरिल हरिकेन है वो कहाँ पे आया है। तो जहाँ पे वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, सेम उसी जगह पे आया है, फाइनल यहीं पे था। नेक्स्ट न्यूज, चले नेक्स्ट न्यूज पे। इंडिया नीड, मिक्स सिग्नल यहाँ पे, इंडिया नीड टू स्ट्रेंथन मोमेंटम इन द की इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो ऑलरेडी हमने देखा कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें क्यों निगेटिव इंपैक्ट आया है। मेनली इसमें तीन तरीके के इंडस्ट्री आते हैं। पहला एक तो आता है मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा माइनिंग, और तीसरा होता है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी वाला जो है, कोल का प्रोडक्शन हाई हुआ है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, ऑल दिस थिंग हैज बीन इम्पैक्टेड, क्योंकि कंटिन्यूअसली 2 महीने पिछले हीट वेव चला है। और हीट वेव में जो वर्कर्स थे उनकी इफिशियंसी घट गई थी, कुछ वर्कर्स जा भी नहीं रहे थे, तो कंस्ट्रक्शन का जो काम था वो रुका था। लेकिन कोल का इसलिए बढ़ गया क्योंकि लोगों ने एसी बहुत चलाया है, और एसी चलाया तो मैक्सिमम जो प्रोडक्शन इंडिया में अभी भी है कोल बेस्ड पावर प्रोडक्शन से ही है, तो कोल का प्रोडक्शन बढ़ा है। ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन काफी हाई था। नॉर्थ इंडिया जो यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और जो राजस्थान थे और हरियाणा थे, ये मैक्सिमम कैपेसिटी में अपना इलेक्ट्रिसिटी यूज किए हैं, तो 100% से भी ज्यादा जा रहा था। साउथ से इनको लेना पड़ रहा था इलेक्ट्रिसिटी बीच में 2 महीना। दिस इज द मेन रीजन। तो इन्होंने मेन रीजन यही एक्सप्लेन किया है। एक चीज और आपको जानना चाहिए कि जो मेन 8 कोर सेक्टर है, सबसे हाईएस्ट किसका है परसेंटाइल ओवरऑल? 8 कोर सेक्टर क्या है? ओवरऑल जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसमें 8 जो इंडस्ट्री है, वो टोटल जो 100 से ज्यादा प्रोडक्ट है उसमें 40% कंट्रीब्यूशन इनका है, सिर्फ 8 का। और जो ये 8 है, दे आर एसोसिएटेड विद द मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो सबसे ज्यादा इसमें कंस्टिट्यूशन, इसका जो पार्ट है, व्हाट इज दिस? रिफाइनरी था पहले पे, और दूसरे पे क्या था? दूसरे पे इलेक्ट्रिसिटी था, और लास्ट सबसे क्या था? फर्टिलाइजर था, उसके पहले स्टील था। तो दीज आर द, आपको सबसे टॉप का 2 जानिए, सबसे बॉटम का 2 जानिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। वो हमने एक दिन शेयर भी किया था इसका टोटल, तो एक बार रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है डिजिटल जूरिप्रूडेंस इन इंडिया इन एआई एंड एरा। ये बात यहाँ पे ये कर रहे हैं कि अभी तक जो सिस्टम था हमारा, नॉर्मल जो सिस्टम था, मैं एक इंसान ही आर्ट क्रिएट करता था, एक इंसान ही बुक लिखता था या जो भी लिखता था, यही था पहले। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऐसा हो गया कि मशीन बेस्ड हम आर्ट एंड लिटरेचर प्रोड्यूस करने लगे हैं। जैसे अब बोलना है, आप जाइए चैट जीपीटी पे बोले कि एक बढ़िया क्राइम के नाम पे आप स्क्रिप्ट लिखिए, वो पूरा मूवी का स्क्रिप्ट लिख के आपको दे देगा। आप उसको पोयम लिखने के बोलिए कि एक माउंटेन एरिया पे पोयम लिखना है, वो पोयम लिख के दे देगा। अब दिक्कत है कि लिटरेचर पहले होता था कि वो ह्यूमन का क्रिएशन माना जाता था, नाउ इट हैज बिकम द एआई बेस्ड क्रिएशन। पहले था कि आपने कुछ किसी को बोला अपने राइटिंग से, किसी को हर्ट किया तो आप पे केस होती थी।
अब आप वो केस ऐसा थोड़ी है कि एआई पे करने जाएंगे, एआई भी तो बोल रहा है बहुत कुछ, वो भी तो आंसर दे रहा है उस तरीके का। तो यहाँ पे ये हो रहा है कि इसके लिए लॉ ही नहीं है। अभी जो लॉ है, जो मैक्सिमम जो हमारे पास लॉ से गवर्न कर रहे हैं, वो कॉपीराइट एक्ट 1957 है। 1957 में कुछ नहीं था डिजिटल नाम पे, बस टेलीफोन था। ओके, नाउ वी हैव चेंज एवरीथिंग, व्हाट्सएप से लेके एवरीथिंग इज बिकम ऑन द डिजिटल मीडिया, डिजिटाइज्ड हो गया है। और जो अभी रिसेंटली एआई हो गया, वो तो सब कुछ क्रिएट कर रहा है, पिक्चर्स तक क्रिएट कर रहा है। आपको पिक्चर चाहिए किसी आदमी को, कि कोई आदमी किसी एनिमल को चेस कर रहा है, वो आपको पिक्चर बना के दे देगा, वो वीडियो बना के दे देगा। तो कहीं ना कहीं गवर्निंग के लिए ये मेन आर्टिकल में कह रहे हैं कि पहली बात कि किस पे, एक तो उसको माना जाए कि हु इज द कल्प्रिट, अगर किसने किया, जो राइट है उस पे, कि जो जनरेट हो रहा है उस पे राइट किस पे जाना चाहिए, ये सब पे लॉ नहीं है। एंड दैट्स व्हाई वी नीड लॉ। जैसे ऑफेंस के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है कि किसी ने कुछ बोला, लेकिन अभी तक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में भी एआई से रिलेटेड कोई ऐसा लॉ नहीं है। एंड दैट्स व्हाई वी नीड द चेंज इन ओवरऑल। जो लॉ है उस पर हम चेंज करें। पहले हम सीखना है कि हाउ वी कैन गो फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ द लाइसेंसिंग प्रोसेस। लाइसेंसिंग में ये क्लियर कर देंगे कि जो जनरेट हो रहा है वो किसके नाम से हो, क्यों हो, और किसके ऊपर लायबिलिटी जाए। ओके, और दिस इज टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट अदर एरिया, कि जो डेटा राइट्स एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किस पे दिया जाए। जो कंपनी जनरेट कर रहा है, जैसे कंपनी एआई भी तो चैट जीपीटी की कौन कर रहा है, ओपन एआई इसको बनाया है, तो ओपन एआई पे किया जाए, कि जो यूजर है जिसने बोला है कि ये लिखिए उसको किया जाए। तो दिस इज ऑल्सो नॉट क्लियर, ऑल दिस इज बीइंग डिबेटेड। तो कहीं ना कहीं इस ऑल जो है यहाँ पे नहीं बोल रहा है कि फैसिलिटेट द ऑथरशिप और द ओनरशिप। तो हर जगह कंफ्यूजन है इस चीज को, ये कह रहे हैं कि एक लॉ लाने की जरूरत है एंड इट शुड बी एड्रेस्ड। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि टर्म्स ऑफ द यूज, जो टर्म्स ऑफ द यूज एआई करवा रही है, वो बोल रहे हैं कि जो क्रिएट करेगा उस पे जाएगा। लेकिन ये तो एआई करवा रही है ना। एआई जब आप चैट जीपीटी डाउनलोड करेंगे तो वो टर्म्स एंड कंडीशन तो सब लेते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि लॉ में नहीं लिखा है ना, एआई कैन नॉट क्रिएट द लॉ ऑफ द कंट्री। तो यहां पे है कि वी नीड टू ब्रिंग द चेंज। और रिसेंट जो मैक्सिमम चेंज आया है वो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आया है, और वो भी पुट्टा स्वामी केस हुआ था 2017 में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो प्राइवेसी है दैट विल बी द फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 21। तो उसको लेके आया था कि डेटा जो ब्रीच होता है उसमें फंडामेंटल राइट्स भी ब्रीच होता है। जैसे मैं डेटा किसी से यूज कर रहा हूँ, जो कंपनी व्हाट्सएप है, मैं किसी से बात कर रहा हूँ, सीक्रेट बात है, मेरा पर्सनल है, वो सिर्फ मैं चाहता हूँ कि हम ही दोनों जाने, और वो व्हाट्सएप अपना स्टोर करके रख रहा है, और वो किसी, मैं कभी बड़ा पॉलिटिशियन बन गया और वो 10 साल पहले जो मैंने बात किया वो उनको दे दे, तो मिसयूज होगा ना वो डेटा का, डेटा विल बी ब्रीच, माय प्राइवेसी विल बी ब्रीच। वो तो पर्सनल मैटर था ना, लेकिन मिसयूज हो सकता है कि नहीं हो सकता है, आर यू गेटिंग ना। तो ऐसे लिए कि कितना पावर किस पे रहेगा, कौन उसको इनक्रिप्ट कर सकता है, कौन उसको पढ़ सकता है। तो ये सब लॉ के लिए हमने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट लाया है 2023 में। लेकिन अभी भी इसमें भी एआई की बातें नहीं हुई है। इसमें भी जो मॉडर्न अभी रिसेंट टेक्नोलॉजी आ रही है, जो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, उसकी अभी भी कमी है। दैट इज द होल डिस्कशन ऑफ दिस आर्टिकल। क्लियर हो रहा है? काफी ज्यादा देर हो गया, कुछ ब्रेक चाहिए कि एक दो न्यूज है जल्दी जल्दी कर लूं। नेक्स्ट न्यूज, थोड़ा सा बस आपको पिक्चर देख लीजिए कि ये जितने भी हैं, ये जो नेक्स्ट न्यूज है वो टेनिस प्लेयर्स के बारे में बात कर रहा है। ये वाला आर्टिकल ये कह रहा है कि जो 4 पुराने मेल प्लेयर टेनिस के थे वो अब खेलने लायक नहीं रहे, अब उनको रिप्लेस न्यू कर रहे हैं। तो पुराने ये लोग हैं, आपने बार बार इनका फोटो देखा ही होगा। जोकोविक है, मोरे हैं, रोजर फेडरर एंड द राफेल नडाल। ठीक है, ऑलरेडी दे आर क्लोज टू देयर 40s, नाउ दे आर अबाउट टू रिटायर। जो न्यू चेहरा आ रहा है ये लोग आ रहे हैं। ओके, ठीक है, ये सब अभी आप देख रहे होंगे। जो मेल में है, ओल्ड में है, वीनस विलियम्स एंड सेरेना विलियम्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इस समय जो सबसे ज्यादा टॉप पे है टेनिस में, ये कार्लोस अल्कराज है। ओके, ठीक है। जो न्यू फीमेल में है, ये तीनों है। तो अभी ये डोमिनेट कर रही हैं। क्लियर हो रहा है? बस ये है, पीसीएस में क्वेश्चन पूछ सकता है इनका नाम देके कि अभी ये किससे रिलेटेड है, ऐसा पूछ देता है। या कभी इनका कोई ओपन हो, जैसे फ्रेंच ओपन टेनिस हो या
ये इनका अमेरिकन ओपन टेनिस होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस होता है, तो ये सिर्फ आप याद रखिएगा जो फाइनल जीतता है। और दिस विल बी ओनली आस्किंग टू द पीसेस, पीसेस के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है, देखते रहने से नाम धीरे धीरे याद होने लगता है। नेक्स्ट न्यूज, इज द बैड लोन प्रॉब्लम शिफ्टिंग टू द इंडिविजुअल फ्रॉम द इंडस्ट्री? बैड लोन का डिफिनीशन सबको क्लियर है ना कि व्हाट इज द बैड लोन? बैड लोन, बैड लोन क्या है? नहीं पता है? अभी बताया था, कल भी बताया था, क्या है आप बताइए। अच्छा, आप बताइए, नहीं पता है आप? सिंपल सी चीज है, बैड लोन खराब लोन। लोन क्या होता है? उधार जो लेते हैं, बोरो करते हैं, फिर हम पैसा नहीं दे पाते हैं। पैसा नहीं दे पाए 90 दिन तक, ऐसा नहीं है कि आपने 1 महीना नहीं दिया तो दैट विल बी द बैड लोन। बैड लोन होता है 90 डेज के बाद, 30 डेज के बाद आपने ड्यू डेट को क्रॉस किया एंड आफ्टर दैट इट विल बी टर्निंग इनटू द बैड लोन। बैड लोन का ये होता है कि अब बैंक को ये लगने लगेगा कि पैसा गया, डूब गया, अब नहीं मिलने वाला है। धीरे धीरे इसको लॉस्ट लोन में भी वो लोग कर देते हैं और बाद में इसको राइट ऑफ कहते हैं। राइट ऑफ का मतलब वो अपने बुक से निकाल देते हैं, मांगना ही बंद कर देते हैं, तो उसको राइट ऑफ कहते हैं। मांगना शुरू करेंगे लेकिन वो अपने बुक में नहीं रखेंगे कि ये मेरा एसेट है। जैसे मैं किसी को लोन देता हूं तो वो एसेट समझूंगा ना कि कभी मिलेगा, वो मेरा पैसा है। लेकिन एक लिमिट के बाद उसको हटा दिया जाता है ताकि कंफ्यूजन न रहे कि आप एसेट ज्यादा दिखा रहे हैं लेकिन वो पैसा आपके पास है ही नहीं। होता है ना, जितना आप एसेट दिखाएं दैट शुड बी योर एसेट, तो इसलिए बैड लोन का इंपैक्ट होता है। तो आरबीआई चाहती है कि बैड लोन जो बैंक है वो बताते रहे आरबीआई को, ताकि कभी इस इनस्टेबिलिटी आ जाए। जैसे आपने 100 रुपए में 50 रुपए बैड लोन आपका हो गया, आप आरबीआई को दिखा रहे हैं कि आपके पास 100 रुपए है लेकिन है आपके पास 85 रुपए, तो कहीं ना आरबीआई उस पर एक्शन लेने लगता है कि ना, या आप 85 दिखाइए, आप 100 क्यों दिखा रहे हैं, आपके पास तो 85 है ना जिस पे आप रियल में आपका कमांड है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम। और इसके केस में आरबीआई एक रिपोर्ट भी निकालता है, द नेम ऑफ द रिपोर्ट इज द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आईएएस पीसीएस दोनों में पूछ सकता है कि हु रिलीज द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट? इट इज द आरबीआई। 4 ऑप्शन दे देगा, पूछ देगा कि नीति आयोग, फिर पूछ सकता है कि फाइनेंस कमीशन, दे कैन गिव 4 नेम एंड दे कैन आस्क। तो इसका है मेनली इट इज द आरबीआई। अब इसका जो बैड लोन का है, हमने देखा है नेचर चेंज हो गया है। नेचर कैसे चेंज हो गया? पहले इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग या अपने ग्रोथ के लिए लेती थी, डेवलपमेंट के लिए। इंडस्ट्री क्या हो गया, जैसे कि आप लगाते हैं पर्सनल खर्च के लिए नहीं लेते हैं, आप उसे कोई फैक्ट्री लगाएंगे, फैक्ट्री से प्रोडक्शन होगा, आप वापस पैसा दे देंगे। जनरली फैक्ट्री के लिए लोगों को लोन लेना ही पड़ता है क्योंकि उसमें पैसे बहुत लगते हैं, करोड़ों में होता है, करोड़ों पैसे कुछ ही लोगों के पास होते हैं। नॉर्मली पीपल टेक द लोन एंड आफ्टर दैट वो इंडस्ट्री रन करते हैं, सक्सेस होता है तो वापस करते हैं। लेकिन जो 2008 के टाइम पे था, एक इंडिया को लगा कि हम ग्रो बहुत कर रहे हैं, और उस समय बैंक्स को लगा कि ग्रोथ रेट हमारा 9-10 चल रहा है। इंडिया का उस समय ग्रोथ रेट काफी हाई चला गया था, 10 को टच करने लगा था। तो ऐसे में बैंक खूब पैसा देना स्टार्ट कर दिए कि इंडस्ट्री सच में डेवलप करेगी, लोगों का डिमांड बढ़ रहा है। ऐसे केस में बैंक्स ने इंडस्ट्री को बहुत सारे पैसे दिए थे। लेकिन ये हुआ कि ड्यू टू द डिफरेंट रीजन, जैसे कि उनको किसी किसी इंडस्ट्री का लैंड क्लियरेंस नहीं मिला, किसी किसी को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने रोक दिया, किसी किसी को जो वाटर ट्रीटमेंट का जो क्लियरेंस था वो नहीं मिला। ऐसे केस में उन लोगों का जो इंडस्ट्री था वो फेल हो गया। कुछ इंडस्ट्री लग भी गई तो उनका प्रोडक्शन उस कॉस्ट इफेक्टिव नहीं था तो फेल हो गया। ऐसे केस में वो लोग नहीं दे पाए। तो कंटिन्यूअसली 2017 के टाइम में जो लोन, बैड लोन था, वो बहुत पीक पे चला गया था। ऐसा केस आ गया था कि इंडिया वाज अबाउट टू, मतलब एक बार फिर बैड लोन के कारण ऐसा लग रहा था कि फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकती है। गवर्नमेंट को बहुत से इंडस्ट्री का लोन माफ करना पड़ा। दे गिव द एग्जेम्पशन ऑफ द मेनी ऑफ दिस बैड लोन्स जो इंडस्ट्री लिए थे। तो ऐसे केस में बैंक काफी कॉशियस हो गए। 2017-18 के बाद वो इंडस्ट्री को लोन देना बंद कर दिए। अब आरबीआई ने रिसेंट रिपोर्ट लिया तो लोगों को लग रहा था बहुत अच्छा हो गया, एनपीए घट गया, खुशी की बात थी, इंडस्ट्री की घट गई। लेकिन आरबीआई ने फिर 1 साल पहले अभी रिपोर्ट लिया है, स्टडी किया है,
उन्होंने कहा कि बैंक ने जब इंडस्ट्री को देना लोन बंद कर दिया तो उनको तो कोई ना कोई बिजनेस का तरीका चाहिए ना, बैंक कैसे चलता है। एक तो तरीका होता है कि आप पैसा जमा करते हैं, वो आपको इंटरेस्ट देता है, बैंक भी लोन देता है दूसरे को और वो आपसे इंटरेस्ट लेता है, तो जो दूसरे को लोन देता है उसी से कमाई होती है। नॉर्मल रनिंग खर्च क्या होती है, जो आप जमा करेंगे आपको बैंक देगा, वो उसका जो इंटरेस्ट रेट होगा वो थोड़ा सा कम होता है, 1% 1.5% का डिफरेंस होता है, और जो जो गैप होता है, जो दिया और जो इंटरेस्ट ले रहा है, उसी से टोटल रनिंग खर्च चलता है। एक तरीका ये है और यही मेन तरीका है। तो अब बैंक जब इंडस्ट्री को देना बंद करेगा तो उसे किसी न किसी को चाहिए देना, तो वो किसको देगा, इंडिविजुअल को, कि आप घर बनवा लीजिए, आप गाड़ी खरीद लीजिए, छोटे छोटे लोन। और ऐसे कंडीशन में ये दिखा नहीं, लेकिन रिसेंटली हमने जब स्टडी आरबीआई ने किया तो उन्होंने पाया कि इसमें भी डिफॉल्ट बहुत ज्यादा है, एनपीए इसमें भी काफी है, और खासकर वो लोन जो 50,000 से 1 लाख के आसपास है, और वो लोन मैक्सिमम जो फिनटेक कंपनीज है, जैसे नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनीज, एक अलग तरीके का बैंकिंग सिस्टम होता है जो सेम बैंक टाइप का नहीं होता है। बैंक के कुछ चीजें ये करती हैं, जैसे डायरेक्ट डिपॉजिट नहीं लेते हैं, लेकिन ये लोन दे सकते हैं छोटे छोटे। आप देखते होंगे कई म्यूचुअल ये फंड कंपनीज भी रन करती रहती है, आपके पास आता रहता होगा मैसेज कि आप लोन ले लीजिए, आपका लोन अप्रूव हुआ होगा, हर 3 दिन में कभी ना कभी मैसेज आता होगा आपको किसी बैंक से। तो ये जो होते हैं मेनली ये नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनीज फिनटेक होते हैं। फिनटेक का मतलब होता है कि फिनेंशियल टेक्नोलॉजी के रूप में ये चलते हैं, कोई इनका मेन ब्रांच नहीं होगा, ये ऑनलाइन बैठे ही सब कुछ डिजिटल मोड में कर रहे होते हैं। इनके एजेंट होंगे, वो आपके पास तुरंत चले आएंगे, पूरा फॉर्म भरवा के तुरंत लोन अप्रूव कर देते हैं। ऐसे केस में ये होता है कि जो आज का यंग है, यंग जनरेशन है, उसको लगता है लोन ले लें, फिर हम मोबाइल खरीद लें या कुछ खरीद लें, फिर मैं धीरे धीरे इधर उधर से पैसे लेके दे दूंगा। लेकिन मैक्सिमम वो पैसे नहीं दे पाते हैं, या उनको लगता है अभी जॉब मिलने वाला है तुरंत मैं उससे दे दूंगा। ऐसे कंडीशन में ये मैक्सिमम जो है वो एनपीए में कन्वर्ट हुआ है, और जो 1 साल के अंडर में एनपीए कन्वर्ट होता है उसको स्लीपेज कहते हैं। एंड स्लीपेज अभी उतना डर नहीं होता है, स्लीपेज का चांस होता है यहाँ पे ना, स्लीपेज। स्लीपेज का मतलब होता है कि जो एनपीए डिफॉल्ट हो रहा है, डिफॉल्ट का मतलब आपने लोन लिया आप दे नहीं पा रहे हैं। 1 साल का जो स्टडी करती है आरबीआई वो स्लीपेज करती है, तो उसमें काफी ज्यादा अभी उतना डर नहीं है। जैसे 5 साल 6 साल जब एनपीए हो जाता है तब लगता है कि क्राइसिस होने वाला है, 1 साल में फिर भी होता है कि चीजें फिर से वापस आनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमने देखा है कि दैट इज द स्लीपेज दैट इज फाउंड। आरबीआई को अभी भी लगता है कि ये आगे जाके अगर इस पे रोक नहीं लगाया गया तो दैट विल बी कॉज ऑफ द कॉन्सर्न, आगे जाके इससे कहीं ना कहीं रिस्क हो सकता है। दैट्स वाई मेनली एसबीआई इज वरीड। तो ये कहने की ये सिम्पटम है, अभी डिजीज नहीं हुआ। इन्होंने लिखा है कि दिस इज द, जैसे ये सब सिम्पटम है, एक तरीके से लग रहा है बुखार हुआ है, अभी बुखार डिक्लेयर नहीं हुआ है, शरीर गर्म लग रहा है, थकान लग रही है, बट ओवरऑल डिजीज का डिक्लेरेशन नहीं हुआ है। लेकिन आरबीआई कह रही है कि अगर इस पे हमने नहीं ध्यान दिया तो दैट विल कॉज ऑफ द कॉन्सर्न और द रिस्क हो सकता है। दैट्स इज ऑल अबाउट। क्लियर हो रहा है ना कि ये सब कहां से हो रहा है। मैक्सिमम जो है वो ऐसी कंपनियां हैं जो एनबीएफसीज हैं वो दे रही हैं, और ये क्विक लोन होता है। क्विक लोन दैट इज बिटवीन द नियर अबाउट 50,000 के आसपास के पैसे हैं, और जो मैक्सिमम जो यंग पीपल है, यंग एंड न्यू जो जनरेशन है वो ले रही है, कहीं ना कहीं इसमें लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट न्यूज अगेन इट इज विद रिस्पेक्ट टू द ऑन इंप्रूविंग रूरल मोबाइल कनेक्टिविटी। ये मेनली जो आर्टिकल है वो बात कर रहा है कि जो अभी हमने देखा है देयर इज द ह्यूज गैप बिटवीन द रूरल एरिया एंड द अर्बन एरिया। जो अर्बन एरिया में डिजिटल एक्यूरेसी है, डेंसिटी है, टेली डेंसिटी का मतलब होता है कि इस कमरे में अगर 10 लोग हैं और उनके पास मोबाइल की संख्या अगर 10 है तो व्हाट विल बी द डेंसिटी, इट विल बी 1, एक पर्सन के पास 1 है, टेली डेंसिटी यही होगा। जो अर्बन एरिया वहां पे जो टेली डेंसिटी है 1.27 है, मतलब एक आदमी के पास हो सकता है 2 आदमी के पास 3 मोबाइल है, तभी तो होगा 1.27, मतलब एक आदमी के पास 1.27 है। तो ऐसे हम अगर इंटीजर में करें तो वो 1 नंबर करने के लिए 2 लोगों के पास 1 है। जैसे एक फैमिली में अगर 3 लोग रह रहे हैं तो उस घर में 4 मोबाइल है, 4 कनेक्टिविटी है, दैट इज इनटू द अर्बन एरिया। रूरल एरिया दिस इज द 58%, मतलब 2 लोग हैं
तो एक के पास मोबाइल है। तो दिस इज द मेन कॉज ऑफ कॉन्सर्न। इसका मेन कॉज ऑफ कॉन्सर्न क्या है? जो टेक्नोलॉजी है, अभी जो टेक्नोलॉजी हम मोबाइल फोन एंड इंटरनेट के लिए कर रहे हैं, दैट इज द 4G 5G ये सब चल रहा है, और इसका जो मेन बेसिस है दैट इज द ऑन द बेसिस ऑफ AN एंड CN, एक्सेस नेटवर्क एंड द कोर नेटवर्क। एक्सेस नेटवर्क एंड द कोर नेटवर्क, एक्सेस नेटवर्क ये होता है जैसे पास के जो टावर होते हैं वो एक्सेस नेटवर्क होता है। पहले आपका कनेक्शन उससे होता है, आप जब कोई भी कॉल करते हैं तो देयर विल बी द, आपका जो वेव होगा वो टावर से जाके टकराएगा, एंटीना कैप्चर करेगा। एंटीना के अंदर में ऑप्टिकल फाइबर लगे होते हैं, दैट इज कनेक्टेड टू द सेंट्रल नेटवर्क। सेंट्रल नेटवर्क के पास हर डेटा जाएगा, वहीं से सारा डेटा रन होता है। अगर मैं आपके पास यहीं से बात कर रहा हूं और फिर भी अगर आप 5G का जो ट्रेडिशनल नेटवर्क है वो यूज करेंगे, तो आपका भी जो डेटा है वो पहले उस पहले वाले टावर से टकराएगा, फिर जो सेंट्रल नेटवर्क है उससे टकराएगा, तभी होगा। डायरेक्ट कनेक्शन नहीं हो सकता है। तो ऐसे केस में है कि हर जगह आपको वो टावर और एक कनेक्शन स्टेबलिश करने पड़ते हैं, और रूरल एरिया में काफी पैसे लग जाते हैं। जैसे वहां पे रूरल एरिया में डेंसिटी कम होती है, शहरों में है कि स्पेस ज्यादा, एक ही पास लोग हैं, तो टावर लगा के हम इजिली 10 टावर लगा के 10 लाख लोगों को कर सकते हैं। लेकिन रूरल एरिया में एक गांव में लोग दूर दूर होते हैं, एक नदी के किनारे एक गांव है, फिर उसके बाद 3 किलोमीटर दूसरा गांव है। लेकिन आप शहरों में देखिएगा कॉलोनी जस्ट कंजेस्टेड होते हैं, जस्ट आफ्टर वन आफ्टर एनदर। तो एक्सेसिबिलिटी इज हाई इनटू द अर्बन एरिया एज कंपेयर टू द रूरल एरिया, क्योंकि वहां पे जो कंस्ट्रक्शन है दैट इज डिफिकल्ट। और ये जो मॉडल है ये दोनों पे एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए तभी जाएगा। फिर जो इंडिया में एक रिसर्च चल रहा था कि एक्सेसिबिलिटी कैसे बढ़ाई जाए, तो इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ने एक अप्रूव किया है मॉडल जो कंटिन्यूअसली रिसर्च में था। आईआईटी बॉम्बे में रिसर्च चल रहा था, एक प्रोफेसर है अभय कर्नादिकर, इन्होंने रिसर्च चलाया और इन्होंने अप्रूव किया। इस मॉडल का नाम है IEEE 2061। इसमें यह है कि डायरेक्ट अगर दो लोगों के बीच में कनेक्शन चाहिए तो ये जो सेंट्रल वाला नेटवर्क है इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे दो गांव हैं उनके बीच में नेटवर्क स्टेब्लिश कर दी जाए और वहां पे जो ऑलरेडी नेटवर्क है उनको कनेक्ट करा दिया जाए। इसमें है कि इसी का नेटवर्क होना चाहिए, ऑप्टिकल फाइबर एक ही तरीके का होना चाहिए। अगर सिंपल भाषा में मैं कहूं, एक मोबाइल चार्जर है, वो सिर्फ एक ही तरीके के चार्जर से चार्ज होता है, तो उसकी एक्सेसिबिलिटी कम होगी ना। एक ऐसा मोबाइल मैं बना दूं जिसमें आईफोन वाले से भी हो जाए, छोटा वाला जो पुराना पिन था उससे भी हो जाए और C पिन से भी हो जाए, तो उसकी एक्सेसिबिलिटी ज्यादा होगी ना, क्योंकि दैट इज एडेप्टेबल टू द अदर थिंग। जो हमने अभी डेवलप किया है, अगर सिंपल भाषा में कहूं तो ये मल्टीपल तरीके से चार्जिंग ले सकता है। इसको ऐसा नहीं है कि एक ही जो सेंट्रल नेटवर्क है उससे कनेक्शन होना जरूरी है, ये ऑप्शन दे रहा है कि बीच में कोई और भी नेटवर्क है, वी कैन यूज दैट। और ऐसे कंडीशन में 1 to 1 भी कनेक्शन हो सकता है। यहां पे इन्होंने समझाया भी है एक जगह कि पॉसिबिलिटी है देयर विल बी द डायरेक्ट कनेक्शन। यहां पे इन्होंने समझाया कि इट विल बी लाइक द बेलगावी टू हुबली जाना है। इन्होंने ऐसे एग्जांपल दिया है कि जैसे बेलगावी एंड द हुबली दो जगह का नाम है। एक तरीका है कि आपको बेलगावी से हुबली जाने के लिए आपको बीच में बेंगलुरु जाना ही पड़ेगा, डिस्पाइट कि कनेक्शन है बेलगावी से हुबली के बीच में कनेक्शन है, लेकिन ऐसा मॉडल है कि आपको वो बस जो है, वो फ्लाइट है, वो बेंगलोर लेके ही जाएगी। लेकिन दूसरा ये है कि डायरेक्ट बेलगावी से हुबली जा रही है। तो ऐसे कंडीशन में AN to AN जो दो नेटवर्क है वो आपस में कनेक्ट कर लेंगे, तो वी डोंट नीड फॉर द सेंट्रल नेटवर्क। और ऐसे केस में हो सकता है कि जो हम माने दिल्ली में सेंट्रल नेटवर्क है और उसको बिहार में करना है, तो हमें कनेक्ट करवाना पड़ेगा। केवल बिहार में 2 टावर लगा के अगर कनेक्ट करवा दे तो ऐसे केस में क्या होगा कि एक्सेसिबिलिटी हम बढ़ा सकते हैं। लेकिन दिक्कत सिर्फ इसका अभी आ रहा है कि उसका जो डेटा है वो थोड़ा स्लो चलेगा। एंड दूसरी चीज है कि जो हमारा सोर्सिंग प्रोसेस है थोड़ा स्लो हो जाएगा। स्लो होने का ये है कि मोस्टली जो स्पीड है वो थोड़ा सा जैसे सेंट्रल प्रोसेसिंग से होगा कि जो ऑप्टिकल फाइबर है उसकी स्पीड थोड़ी ज्यादा होती है, ऐसा इन्होंने बोला है। आई डोंट नो अबाउट द एग्जैक्ट इसका जो टेक्नोलॉजी है, बट इन्होंने ऐसा इस आर्टिकल में बोला। हमें इतने डिटेल में जानना भी नहीं है। इन्होंने कहा कि लेटेंसी रेट कहीं दिया है कि लेटेंसी रेट विल बी डिक्रीज एंड इट विल बी द डेटा का जो ओवरऑल स्पीच होगा वो थोड़ा सा कम होगा। तो दैट इज द
मेन ड्रॉबैक ऑफ दिस सिस्टम यहां पे दिया है। कहीं पे दिया है, यू शुड स्टडी। अब मैं इसमें कहाँ ढूंढूं, कहीं ना कहीं इसमें दिया है। ओके, तो लिटेंसी के आप मतलब जानिए, लिटेंसी का मतलब होता है जैसे मैं कोई चीज डाला वेबसाइट पे और डाला मैंने मुंबई, तो नहीं वो गोल गोल घूमने लगता है, 1 मिनट बाद आता है। हाँ हाँ, तो उसको लिटेंसी कहते हैं कि जितने देर बाद आपको वो टाइम ले रहा है। तो लिटेंसी जो होगा दैट विल बी हाई इनटू द एएन टू एएन। जो हम सेंट्रलाइजेशन नेटवर्क हटा रहे हैं उसका लिटेंसी कम है, और एएन टू एएन जो न्यू मॉडल किया उसका लिटेंसी रेट थोड़ा सा ज्यादा है। दैट इज मेन थिंग। क्लियर हो रहा है ये चीजें? यहीं पे इन्होंने कहा कि एक जगह बाईपास हम करवा दे रहे हैं, दूसरी जगह पे बाईपासिंग सिस्टम नहीं है। यही इन्होंने पूरे आर्टिकल में समझाने की कोशिश की है। लास्ट न्यूज हम डिस्कस करते हैं, ईरान लिमिटेड डेमोक्रेसी अनलिमिटेड थियोक्रेसी। इन्होंने ये बोला है कि जो यहाँ पे कई बार ऐसा आया है कि देयर हैज द चांसेस दैट वहां पे 2 लोग होते हैं, एक सुप्रीम लीडर होता है, एक वहां का प्रेसिडेंट होता है। जैसे इंडिया में है, प्रेसिडेंट हो गया और प्राइम मिनिस्टर हो गया। प्रेसिडेंट के पास नॉमिनल पावर होता है, प्राइम मिनिस्टर के पास मेन पावर होता है। सेम ईरान में भी है। ईरान में भी जो नॉमिनल वहां पे हो गया वो प्रेसिडेंट हो गया, जो सुप्रीम लीडर है दैट विल बी द मेन पावर होल्डर। तो वहां पे भी देखिएगा कि यहां पे जो रिवॉल्यूशन इनका हुआ था 1979 में, इसको इस्लामिक रिवॉल्यूशन कहते हैं। उसके बाद ये इन्होंने बना लिया कि जो सुप्रीम लीडर होगा उसके पास मेन पावर होगा। लेकिन दिक्कत डिफरेंस यहां पे आ जा रही है इंडिया और ईरान के बीच में, कि जो इंडिया का है वो इलेक्टेड होगा पीएम भी, और प्रेसिडेंट भी इलेक्टेड होगा। इनके वाले में प्रेसिडेंट इलेक्टेड है, लेकिन जो सुप्रीम लीडर है वो इलेक्टेड नहीं है, वो अपॉइंटेड है। और दूसरी चीज है, जो सुप्रीम लीडर है वो हमेशा एक धर्म गुरु उसको इलेक्ट करते हैं। जो मेन है वो रिलीजियस फिगर होगा, इंडिया में होगा। अपॉइंटमेंट के लिए उनके पास एक इन्होंने एक कमिटी बनाई है, असेंबली 45 मेंबर एक काउंसिल है, और मोस्ट ऑफ दिस पीपल, जैसे एक 45 लोगों का काउंसिल है, लेकिन दिक्कत यह है कि वो काउंसिल भी पहले सुप्रीम लीडर ही अपॉइंट करेगा, तो वो हमेशा रिलीजियस पर्सन होता है। दिखाने के लिए तो इन्होंने करा है एक काउंसिल, बट दैट काउंसिल इज नॉट द रिप्रेजेंटेड बाय द पीपल। अगेन वो कलरगी जो रिलीजियस उनके इंस्टीट्यूट है उसके ही लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरी दिक्कत यह है कि जो प्रेसिडेंट है उसका फिक्स टर्म है, वो 2 बार से ज्यादा प्रेसिडेंट नहीं रह सकता है। लेकिन जो सुप्रीम लीडर है वो जितना बार चाहे उतना बार रह सकता है। तो आज तक ईरान में जो रिवॉल्यूशन आया था 1979 के बाद, सिर्फ 2 ही रूल कर रहे हैं, एक मरा तो दूसरा उसको एक्वायर कर लिया। तो कंटिन्यूटी है, जो रिलीजियस जो सुप्रीम लीडर है उसमें कंटिन्यूटी है। एंड मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो इनका है दैट इज रूल्ड बाय दिस, एंड इनका जो मेन फोर्स है रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, यहाँ पे इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, ये इनका मेन मिलिट्री है जो इनको सुरक्षा देता है। मेनली ईरान का जो मेन मिलिट्री है उसका नाम है इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। ओके, इसका भी मेन जो कमांड है, जो पावर है, वो सुप्रीम लीडर के हाथ में है, और मोस्टली दे आर कमांडेड बाय द रिलीजियस पीपल। तो वही इसका हेडिंग ये कह रहा है कि लिमिटेड डेमोक्रेसी, जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट होगा, लिमिटेड पावर होगा, उसके पास एब्सोल्यूट पावर नहीं होगा। अनलिमिटेड थियोक्रेसी, जो सुप्रीम लीडर है उसका कोई टर्म्स कंडीशन नहीं है, उसके इलेक्शन का कोई लोगों के पास पावर नहीं है। और वो यही कह रहे हैं कि 1979 के पहले जब रिवॉल्यूशन आया था उसका मेन कारण वहां का शाह का रूल था। वहां का जो शाह था दैट बिकम द डिक्टेटर, और लोग उसके विरोध में जाते थे। वो वहां की आदमी को मेनली वो यूज करता था टू सप्रेस। अब जो दिक्कत आ गई है, अब जो इनकी रिवोल्यूशनरी, ये जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है, इसका यूज अब सुप्रीम लीडर करता है। और वो अगेन जो भी ये अपना सरिया के द्वारा लॉ करते हैं या इस्लामिक लॉ होता है उसको इंप्लीमेंट करवाते हैं। तो अब फिर इस ईरान में जो वीमेंस की तरफ से मोस्टली जो है वो प्रोटेस्ट स्टार्ट हो रहा है। कहीं ना कहीं एक बार और ये बोल रहे हैं कि लास्ट में जो हमने 1989 में जो रिवॉल्यूशन देखा था वो सारे कंडीशन एक बार फिर ईरान में इस समय
सेम उसी टाइप का कंडीशन इस समय एराइज हो रहा है। तो वो कह रहे हैं कि जो अभी इलेक्शन हो रहा है प्रेसिडेंट का, उसमें अगर कोई रिफॉर्मिस्ट भी हो जाए तो उसके पास उतना पावर नहीं होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जितने भी इंस्टीट्यूट है ईरान में, उसका जो मेन पावर है वो खोमेनी, जो वहां के मेन सुप्रीम लीडर है, उनके पास है। क्लियर हो रहा है ये चीज? 89 से है शायद, यहाँ पे दिया है 79 में, एक 79 में ये हुआ था, 89 में ये दोबारा हुए। 89 में जब उनका 10 साल बाद डेथ हुआ तो 89 से ये हो गए, तो कंटिन्यूअसली ये है। हाँ, तो ये है। क्लियर हो रहा है? So this is all about from the today's news. We will conclude our session. Thank you for joining the session. Tomorrow the same class will start at the 10 a.m.